तो वो है ना, हाँ जी। एक हफ्ते से है ना खड़ी नहीं हो रही, सिकंजा ला के देख लिया, और है ना जो भी घरेलू नुस्खे बताए हैं वो भी करके देख लिए। और वो कहते कि आपकी संस्था से पूछ के बताओ कि क्या दें इसको जो खड़ी हो जाए ये। मुझे फिर मेरे व्हाट्सएप पे डाल देना। मेरे पास एक वेटनरी के ऊपर बुक है होम्योपैथी की। उसको मैं फिर पढ़ के बता पाऊंगा। आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना। क्योंकि ठीक है मुझे भैया। गाय के मतलब इतना ज़्यादा पशुओं का ज्ञान नहीं है। तो मैं, अगर आप में से कोई जो है गांव से और उन्हें इस चीज़ का घरेलू इलाज और कुछ मालूम है तो ज़रूर बता दीजिएगा। चैट में लिख दीजिएगा क्योंकि अभी मीटिंग शुरू करने का टाइम है। कोई है तो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि वो सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं, और वो गाय भी बेचारी बहुत, क्योंकि बैठी हुई है हफ्ते से। ठीक है। चैट में आर्य विक्रम जी लिख रहे हैं, क्या हुआ है तो आप चैट में लिखते जाओ। उनसे आप लिखा हुआ है भैया जी। हाँ तो पूरी डिटेल आप उनको, आर्य विक्रम जी लिख रहे हैं। वो गांव से भी हैं, थोड़ा सा गौ माता का उनका ज़्यादा ज्ञान होगा, अनुभव होगा। तो आप, बाकी मैं तो होम्योपैथी की दवाई पढ़ के ही नकल मार के ही बता पाऊंगा। भैया जी वो रसोई वाला है ना, रसोई घर चिकित्सा वाला, उसमें भेज देना आप। वहाँ ग्रुप में इतने सारे मैसेज होते हैं, मुझे देखना थोड़ा मुश्किल होता है, मेरे पर्सनल पे डाल देना। ठीक है। ठीक है। पूजा बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा। एक दोबारा करो। हो गया। हो गया, वंदे मातरम भैया। जी, वंदे मातरम बहन। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शाम के सत्र में। और आज आपने सिर्फ एक आवाज़ पर आप अपने सफ़र को, अपनी कहानी को बताने के लिए तैयार हो गई। क्योंकि मुझे भी मालूम है कि आज ट्रेनर की मीटिंग में जो इंदु दीदी के साथ था तो उस वक्त एकाएक बात हुई। और आपकी जो ट्रेनर हैं उन्होंने बोला मैं पूजा बहन को बोलती हूँ क्या। तो आपने एक आवाज़ पे अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए आ गई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहन। थैंक यू। वंदे मातरम ये बोलता था, मम्मा आपको क्या हो गया, मम्मा आपको ये क्या हो रहा है, मम्मा आपको ये क्या हो गया। मेरे को 2 दिन तो बिल्कुल ही ये नहीं था। अभी मैं अगर हाथ में कोई चीज होती थी ना, तो वो भी छूट जाती थी, चाहे चाय हो, दूध हो, कुछ भी हो, मेरे हाथ में पानी भी हो।
तो वो पेन होता था ना, तो वो भी मेरे हाथ से गिर जाता था, और मैं ये पीछे से जैसे ये पीछे पड़ी जाती थी वहां पे। तो सब ये पूछते ये क्या होता है, ये क्या होता है। तो मेरे को वो तकलीफ थी, लेकिन कोई जानता नहीं था ना इस बारे में कोई सोचता था, क्योंकि किसी को भी ये तकलीफ नहीं थी, मेरे को थी। तो आज उन बातों को अगर याद करते हो ना, मेरे खुद की आंखों में पानी आ जाता है भी, उतनी तकलीफ सहने के बाद भी मैं अब यहाँ पे हूँ। तो मेरे को एक खुशी हो रही है भी, चलो उस तकलीफ से बचाया मेरे को स्वास्थ्य फ्रीडम केयर ने। मैंने उन पेड़ का यूज सिर्फ 8 दिन पहले और 8 दिन बाद तक ही किया था, 3 महीने, और इतना अच्छा रिजल्ट मिला मेरे को। मैं बता शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती उस चीज को मैंने। और मेरे अभी मैं कहीं बाहर भी नहीं जाती, क्योंकि मेरे को अलाउ भी नहीं है अगर बाहर जाना भी। कोई कहती है हमें तो बाहर जाना अलाउ नहीं है, हम इस कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते, या फिर हम जैसे गांव में या फील्ड वर्क ये भी नहीं कर सकते ना। मैं फील्ड वर्क करती हूँ ना मैं कहीं बाहर जाती हूँ, लेकिन मैं अपना काम अपने फोन से ही करती हूँ। और 8 लेडीज अभी मेरे अंडर है। 8 लेडीज मैंने ज्वाइन करवाई है, या आईडी टॉप अप 8 लेडीज का करवाया है मैंने। अभी 8 बहनें हैं। वो भी है जो ये क्या होते हैं, गांव में सेंटर होते हैं ना, वो है। और वो भी अच्छे से वर्क कर रही है अभी। तो जो ये लेडीज बहाने लगाती है ना भी, हम तो आई या हमारे घर वाले नहीं करने देते, या हमारे पास पैसे नहीं है। तो जब मैंने ये ज्वाइन किया था ना, तो मेरे पास 1000 रुपए भी नहीं थे। मैंने सिर्फ 2 दिन के लिए किसी से रात के साढ़े साढ़े 11 बजे मैंने ये 1000 रुपए सुमन को करके दिए थे, क्योंकि उनके पास तभी भी उन्होंने 1 2 आईडी टॉपअप करवाए थे, उनके पास भी नहीं थे। तो हमने रात के साढ़े 11 बजे तक किसी को, कभी किसी को कॉल किया, कभी किसी को कॉल किया। और 3 महीने बाद जब मेरे घर वालों को पता चला ना, क्योंकि मैंने फुल फ्रेंचाइजी मंगवाई थी, तो हाफ एक एक किट तो आ सकती है छुप के, लेकिन फुल फ्रेंचाइजी कभी छुप के नहीं आती। वो फुल फ्रेंचाइजी का वो एक गट्टा आया था ना, बोरा आया था, तब मेरे सास ने बोला ये क्या है। मैंने कहा ये मेरी कोई कुछ काम की चीजें हैं। कहते ये से क्या काम की चीजें हैं। मैंने कहा ये आपको नहीं पता, मैंने ना कंपनी ज्वाइन की है। कहते फिर हमें तो तूने नहीं बताया। मैंने कहा अगर आपको आप बताती तो आप मेरे को कभी ये काम नहीं करने देती, क्योंकि ना ही तो आप कहते हमारे यही है कि बहुएं घर का काम करें और कुछ ना करे। लेकिन मेरी सोच ये नहीं है भी घर का काम घर का काम घर के काम की जगह है, लेकिन हमें भी कुछ आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी है, क्योंकि घर में रहकर कभी किसी की पहचान नहीं बन पाती। और आगे गोविंद भैया कुछ आप भी बोलना चाहोगे तो। आ, आज तो वाकई बहुत ही अनोखा अनुभव है कि घर से छुप छुपा के काम हुआ है। हाँ। तो ये अपने आप में बड़ा अनोखा अनुभव मिला कि घर से छुप छुपा के 3 महीने तक काम करी, और जी भैया। जब फ्रेंचाइजी आई तो पोल खुल गया। हाँ वो तब पोल खुल गया। और मैंने अभी 3 4 ऑफर भी क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि मेरे को जब ऑफर निकलता है तभी से शुरू हो जाता है भी हमें ऑफर क्वालिफाई करना है। क्योंकि मेरी टीम बिल्कुल ही छोटी सी है, तो भी मैं ऑफर क्वालिफाई करने का बहुत ही वो रखती हूँ भी, जल्दी से मेरे टीम से भी ऑफर क्वालिफाई हो। तो भी मैंने किए हैं, क्योंकि मोबाइल स्टैंड भी लिया है मैंने। और जो पहले ऑफर निकले थे वो भी मैंने ऑफर क्वालिफाई किए हैं। और मेरी टीम से जैसे कि पीरियड से रिलेटेड काफी सारे अनुभव आए हैं। एक तो जो मेरी टीम के हैं सुमन जी, उनका उन्होंने पहले मेरे से एक पेड़ लिया था। मैंने कहा, कहते नहीं ऐसे इससे कुछ नहीं होता, पेड़ से पेड़ जो हमारे गांव में बहुत बिकते हैं। मैंने कहा अगर आपके गांव में बिकते हैं तो एक बार आप मेरा पेड़ बिना पेमेंट ना देना, आप लेके तो देखो। उन्होंने यूज किया, उन्होंने खुद से फिर कॉल किया, कहते दीदी हमें तो ना ये कंपनी ज्वाइन करनी है मेरे को तो ये। अब वो ही बोलती है कि दीदी मेरे एक जैसे एक फ्रेंचाइजी का तो पता ही नहीं चलता कब का आया। मेरे को तो गांव वाली ये बोलती है वो बीमारी ठीक करने वाली है ना उसके पास जाओ। उन्होंने तो इतनी पहचान बना रखी है अपने गांव में। और एक है एक बहन थी जो 20, शायद उसकी एज 20 के लगभग ही है। तो वो कोटा पड़ती है। तो उनको जैसे 3 से 4 मंथ के बाद ही आता है पीरियड्स। तो उन्होंने बोला दीदी मेरे को इतने लेट पीरियड्स आते हैं, और मेरे फेस है ना जो पीरियड्स की वजह से पूरा खराब हो रखा है। उनके फेस पे बहुत बड़ी बड़ी फुंसी हो रखी थी, छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी, जैसे डॉट से बड़े बड़े डॉट हो रखे हैं, पूरा फेस उसका खराब हो रखा था। तो मैंने उनको बोला भी आप ये पेड यूज करो। उन्होंने 6 मंथ पेड यूज किया। अब कहते दीदी बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फुंसी अभी भी थोड़ी थोड़ी है। तो उन्होंने अब फुंसियों के लिए जेल बनाया, जेल का यूज कर रहे हैं, तो जेल के लिए भी उसका अच्छा रिजल्ट मिल रहा है उनको।
ये उनके अच्छे अच्छे अनुभव भी हैं। जी बहन, अब मुझे मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। शायद वो हाँ जी। सवाल आपके हों, औरों के हों या ना हो, अलग बात है। लेकिन शायद आप लोगों के दिलों में मैं जो सवाल करूंगा, तो जब आपने ये पैड पहली बार मंगाया, तो घर में तो चलो जी, सासू माँ को तो बाद में पता चला, पति को बताई नहीं बताई थी? सर भैया पता था, अच्छा। लेकिन ज्वाइन किया था तब तो किसी को, पति को भी नहीं पता था। अच्छा। हाँ, वो किट घर पे आ गई थी ना, तब वो हमने छुपा छुपा के रखी थी, फर्स्ट टाइम आई थी। तो वो हमने छुपा के रखी थी, फिर वो जब आ गई थी ना, पूरा एक बोरा आ गया था, तब सबको पता चल गया था। तब मेरी सास ने पूछा ये क्या है, मेरे को बता ये क्या है। तब उन्होंने पूछा था। फिर मैंने उनको बताया भी अब तो मैंने ज्वाइन कर लिया, अब तो आप चाहे कुछ करो या ना करो। अब क्या बोलती हैं सासू माँ? अब तो सासू माँ कुछ नहीं बोलती, घर का काम करो फिर अपना ये काम कर, चाहे करो। वो अब कुछ नहीं बोलते, क्योंकि अब उन्हें पता है भी काम करोगे तो पैसा तो आएगा ही। और हम्म। सबसे बड़ी बात है कि इस काम में पैसा तो बात की बात है, पैसा थोड़ा दूर नजर आता है, लेकिन उससे पहले जो हमारी पहचान बनने लगती है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। गांव में भैया, गांव में सभी का यही है ना भी, कोई किसी से मिलता जुलता भी नहीं है, इतना ज्यादा नहीं मिलता भी, और वो भी यही चाहता है भी ना कोई आए, ना कोई ना ना पूछे। गांव वालों की सोच वो आपको पता ही है भी किस किस तरह किस लेवल की होती है। तो वो तो फिर अपने हिसाब से ही बात करेंगे ना, तो उनके हिसाब से फिर हमें बात करनी होती है भैया, वो ये किस तरह से हमारे ये हेल्प करेंगे, या किस तरह से हमारा ये भी काम स्टार्ट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। तो हमें बाहर जाना तो बिल्कुल ही अलाउ नहीं है, जैसे हम फील्ड वर्क करें या फिर कोई, बस फोन पर सारा दिन, फोन पर ही बस। जी। अभी तक मैं जहाँ रहती हूँ इस गांव में, मेरे ससुराल में किसी को भी पता नहीं है भी मैं एसएससी के साथ जुड़ी हुई हूँ। लेकिन हाँ, मैं मेरे मायके में जाती हूँ, वहाँ 20 दिन रहती हूँ, तो वहां पे मैं फुल अपना वर्क करती हूँ। वहां पे मेरे को कुछ कोई नहीं कहता, क्योंकि वहां पे मैं रात को भी चली जाती हूँ तो चली जाती हूँ, वहां पे कुछ कोई अलाव वो नहीं है, रोक टोक नहीं है। यहाँ पे ही है थोड़ा सा, वो तो दिक्कत होती है यहाँ। जी जी। अब आपको जो संस्था से जोड़ी हैं, उनके माइक को अनम्यूट कर रहा हूँ, जरा उनकी थोड़ी सी विचार जान लें। सुमन ढाका बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम सभी बहनों को। जी भैया, सच में पूजा की हिम्मत का तो दाद देनी पड़ेगी। ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकती, सारा काम फोन से ही करती है, और बहुत अच्छा काम कर रही है। एक्टिव भी रहती है, और जो भी ऑफर आते हैं उन्हें क्वालिफाई भी करते हैं। मतलब इनके खुद के एक्सपीरियंस बहुत अच्छे हैं। इन्होंने अपने जेल को बालों में भी लगाया था, उसकी वजह हम्म। से इनके बालों में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई थी। और इन्होंने मुझे बताया था कि ये इतना अच्छा बेनिफिट दिया है। और जैसे कि ये कोशिश तो बहुत करते हैं भैया, बच्चों के टीचर से भी बात की है कई बार, लेकिन वो घर से जाना नहीं होता। अब टीचर्स तो ऐसे है ना भैया कि उनको डेमो वगैरह दिखाया जाए तभी वो मानते हैं। कहीं जाने का बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल पाते, तो काम थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन फिर भी मायके में जाके जितना भी इन्होंने 15 दिन 20 दिन में काम किया है वो बहुत अच्छा है, और अच्छे से काम भी कर रहे हैं। जी बहन, रास्ते तो अपने आप निकाले जाते हैं, जैसी परिस्थितियां होती है उसके हिसाब से। हमें तो हाँ अपने जी। विचारों पे, हमें अपने विचारों पे और अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दे के चलते रहना चाहिए। और जी। अब हम चलते हैं ट्रेनर, हमारी टीम लीडर रीना रानी की दीदी के पास। रीना रानी दीदी, अगर आपके यहाँ नेटवर्क सही है तो आप अपने माइक को ऑन कर लीजिए, क्योंकि कुछ दिन से आपका बीमार चल रहा है नेटवर्क। वंदे मातरम भैया। बाथरूम। आवाज आ रही है? आप मुझे बताइए कि अगर आवाज सही से आ रही है तो कंटिन्यू करें। हाँ हाँ, सही आ रही है, आज सही आ रही है। चलिए। पूजा की जर्नी लेने का आज मतलब मेरा अपना ही यही उद्देश्य था कि जो बहनें ये सोचती है ना कि भाई मैं तो घर से बाहर जा ही नहीं सकती, मैं कैसे करूंगी, मैं तो कर ही नहीं सकती,
और इतनी सारी पाबंदियां हैं, मतलब जैसे ये गांव में रहती है, गांव के अपने माहौल के हिसाब से, उस परिस्थिति में भी इनके अंदर ये भावना कि मुझे कुछ करना है, तो वो काबिले तारीफ है। देखो रास्ते तो बनेंगे, आज नहीं बनेंगे तो कल बनेंगे, लेकिन ये जिस रास्ते पे चल पड़ी हैं, जैसे जुड़ गई है, यहाँ से ज्ञान ले रही हैं, जुड़ी हुई हैं, कुछ ना कुछ तो सीख रही हैं। और जब भी इनको मौका मिलेगा तो ये फिर अपनी भड़ास निकाल देंगी, और जितना इन्होंने ज्ञान लिया है वो कहीं ना कहीं तो निकालेंगे ही। तो इसलिए ये संदेश है उन बहनों को जो कहती है कि मुझसे नहीं होगा। होता सबसे है, सिर्फ मन की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप देखो, बिना किसी से पूछो ज्वाइन करना ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद धीरे धीरे परिवार वालों को पॉजिटिव करना ये उससे बड़ी बात है। मतलब ये नहीं है कि सबसे पूछेंगे तो ठीक है भाई जवाब दे दिया अब वहीं पे काम खत्म। नहीं, मनाना हमें खुद पड़ता है। हमें पता है कि वो किस तरीके से मानते हैं अपने परिवार वाले। तो ये सारी चीजें होती हैं इनकी मतलब कई बार बात हुई है मेरी तो खैर इनके साथ, और इनकी मजबूरियां भी जानती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है कि ये काम करने के लिए तत्पर है, मतलब वो सबसे बड़ी बात है। तो आप सभी लोग सीखिए इनसे और अपने काम को कंटिन्यू रखिए। आज नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, कल जरूर होगा। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे शोर भी है और नेटवर्क भी थोड़ा लो है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को जिनको भी पूजा बहन से, क्योंकि देखिए संजोग है ये सत्र के दौरान, ऐसे तो न जाने पूजा बहन से कब आप बात करोगे। आप में से किसी को पूजा बहन से बात ही करनी है या कुछ पूछना हो तो आप अपना हैंड रेस कीजिए। पहले पूजा बहन से, पता चला हैंड रेस करने के बाद मैं अनम्यूट करूं और खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली बात होगी तो खराब लगेगा। पूजा बहन से आप में से किसी को भी कोई बात करनी हो तो आप बात कर सकते हैं। जैसे किसी को कोई तकलीफ होगी, हाँ जी मैं भी गांव में रहती हूँ या कुछ, या इनको आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो आप अपना हैंड रेस करें। नहीं तो मैं आगे सत्र को, रूपाली गायकवाड़, वंदे मातरम बहन, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया है। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम दीदी। मेरा ये सवाल था, आप घर से बाहर नहीं निकल सकती तो आप ऑनलाइन ही काम आपने किया होगा, तो आप ऑनलाइन काम किस तरह से करती है ये मुझे जानना था। मैं भैया को नहीं बोली नको। मैंने अपने फोन पे स्टेटस, मैंने पहले है ना एसएफसी के लिए अलग से नंबर लिया था, क्योंकि मेरे को इतना भी अलाउ नहीं था कि मैं अपना पर्सनल नंबर किसी को दे सकूं। तो मैंने कंपनी के नाम से अलग से नंबर ले लिया मेरा। फिर मैंने उस नंबर पे जैसे मैंने पहले काम किया हुआ था, पेंटिंग वगैरह का मैंने काम किया हुआ था, तो मेरा एक ग्रुप था, तो मैंने ग्रुप बनाया। ग्रुप बना के फिर मैंने वहां पे ये जैसे पोस्टें हैं तो डालनी शुरू कर दी, और वहां से मुझे रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया और मैंने स्टेटस भी लगाना स्टार्ट कर दिया। और फिर मैंने ये देखा भी हमारे गांव में जो छोटे छोटे डिस्पेंसरी होती है या जीनम एनम होती है, मैंने उनको कवर करना स्टार्ट किया था। मेरा मोटिवेट वहीं तक था। तो वो एक अगर जाती है तो वो कई गांवों में जाती है, जैसे 5 गांव में, 4 गांव में, जैसे 10 गांव, 15 गांव तक जाती है वो। तो मैंने एक को पकड़ा, फिर एक ने उन सबको बताया, उनमें से फिर उसने एक ने पकड़ा, एक ने आगे आगे फिर ऐसे पकड़ा एक दूसरे। ये जीनम एनम वाला मेरे को तो सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि ये जो है उनकी सब मानते भी हैं, उनसे लेते भी है। जैसे मैंने अपने खुद से देने की कोशिश की है, वो अगर ना लेना तो उनकी बात जरूर मानते हैं, क्योंकि वो उनके साथ वहीं पे जाते हैं। गांव वाले आते हैं वो तो वहीं पे ही जाते हैं, तो वो वहां से ले सकते हैं। वहां से जैसे आप उनको बोलोगे तो आप उनको समझाओ, आप उनसे ज्वाइन करवाओ तो उनसे जरूर मानेंगे। और अगर आपके पास एक दो किट है तो आप वहीं पे रखे आओ, वो उनको पूछेंगे, वहीं जाएंगे, जैसे जाएंगे वो उनसे जरूर पूछेंगे भी ये क्या है, तो वहां से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। माइक अनम्यूट करो, रूपाली बहन माइक अनम्यूट करो। हाँ, वंदे मातरम भैया जी। हाँ जी, ठीक है, आपके सवाल का। हाँ जी बोलो। वंदे मातरम। वो बोल रही है वंदे मातरम भैया जी, वो बीच बीच में बोलती रहती है ना, इसलिए मीटिंग से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। कोई बात नहीं। लेकिन मैं आ गया दीदी ने जो बताया। जी जी।
बहुत बढ़िया। धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना हो पूजा बहन से? चलिए अब सत्र के दूसरे भाग में चलते हैं। आज भी हम कुछ सीखते हैं, किसी न किसी समस्या के समाधान को ढूंढने का प्रयास करते हैं नकल मार के। तो आप चैट बॉक्स में समस्या डालें, जिसकी जो पहले लिख के डालेगा उसी को हम सर्च करेंगे। डिप्रेशन, वर्षा चड्डा दीदी ने लिखा है डिप्रेशन। तो आ जाओ, आप ही लाइन पे आ जाओ, आप ही का मोबाइल आप ही को कहाँ। एक मिनट, आप अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए और स्क्रीन को शेयर कीजिए। पूजा बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब हम चलते हैं, हमारा जो शाम के सत्र का जो दूसरा सत्र है, तो आज हम अब सीखने की कोशिश करते हैं। बाकी सभी अपने माइक को अनम्यूट रखें। हो गया भैया? हाँ जी, हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो गया। मैं डिप्रेशन ही सर्च करना है? हाँ जी, डिप्रेशन और उसके आगे माई बापू जी। आपने तो सर्च कर ही रखा है। किया था पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने कहा भैया से बात कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो हम भी देखते हैं। हम्म, इस पोस्ट में लिखा हुआ है डिप्रेशन की पहचान। एक मिनट आराम से जी। जी। डिप्रेशन की पहचान एवं इससे बाहर निकलने के उपाय। आखिर अवसाद या डिप्रेशन है क्या? आप पढ़ोगी मैं पढ़ूं? जैसे आप कहोगे भैया। आप ही पढ़ो, पता चले कि आपको हिंदी पढ़नी कितनी आती है। डिप्रेशन, अवसाद, मायूसी, ये सब हम मनुष्यों के लिए आज बिल्कुल आम हो चुके हैं। जबकि यकीन मानिए, पिंजरे में कैद सिंह या तोता, बटे बटे बंटे से बंधी गाय या बकरी और बेड़ियों में जकड़े हाथी, इनके मन में कभी मायूसी नहीं होती। इनके मन में उम्मीद और आशा हमेशा होती है कि एक ना एक दिन हम इनसे आजाद जरूर हो जाएंगे। हो सकता है कि इस आजादी में कुछ घंटे, दिन, महीने या साल लग जाएं, लेकिन उनकी उम्मीद कभी नहीं टूटती। इसके ठीक विपरीत, जब इंसान किसी भी बेड़ी या पिंजरे के बिना ही खुद को जकड़ा हुआ असहाय या निराश मानने लगता है, बस इसे ही अवसादी या डिप्रेशन कहते हैं। निराशा के समंदर में गोते लगाते लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि ईश्वर ने उन्हें एक अद्वितीय मस्तिष्क दिया है, जो कुछ भी प्राप्त करवा सकता है। हाँ, जो भी आप पाना चाहें, अपनी क्षमताओं को शून्य मानकर स्वयं पर आई हुई मुसीबतों या केवल मुसीबतों के बारे में सोच सोचकर उनके सामने घुटने टेक देने को ही अवसाद कहते हैं। और आजकल हम मनुष्यों में यह घुटने टेकने की प्रवृत्ति बढ़ती ही जा रही है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2020 तक मृत्यु की दूसरी सबसे बड़ी वजह अवसाद होगी। एक सर्वे के अनुसार 57% महिलाएं छोटे बड़े मानसिक विकारों के शिकार हैं। 50% भारतीय जीवन में किसी न किसी मानसिक विकार से ग्रस्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका लॉन्सेट का कहना है कि भारत में आत्महत्या युवाओं की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण है। और पढ़ूँ भैया? हाँ जी, हाँ जी, पूरा पूरा ही पोस्ट पढ़। जी। अमेरिकी संगठन एनएसएफ ने दुनिया के 18 बड़े देशों में 90,000 लोगों पर सर्वे किया, जिसमें 36% लोगों रोगियों के साथ भारत पहले स्थान पर, फिर फ्रांस और तीसरे स्थान पर अमेरिका रहा। इन 18 देशों में निचले पायदान पर 12% रोगियों के साथ चीन है। मतलब यह है कि हम भारतीय केवल शारीरिक बीमारियों में ही नहीं, विश्व में अव्वल नहीं है, बल्कि मानसिक बीमारियों के मामले में भी अव्वल हो गए हैं। डिप्रेशन के शिकार लोग सोचते हैं कि वे खुद को जानते हैं, लेकिन शायद वे सिर्फ डिप्रेशन को जानते हैं। मार्क एटस्टीन। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार डिप्रेशन एक सामान्य मानसिक विकार है, जिसमें मनोदशा तो उदास रहती ही है, रुचि या खुशी भी गायब हो जाती है, अपराध या कम आत्मसम्मान की भावनाएं सताती हैं, रोजमर्रा की जिम्मेदारियां संभालने की इंसानी योग्यताएं दूषित हो जाती हैं। सबसे बुरी स्थिति में डिप्रेशन आत्महत्या की ओर ले जा सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की दी हुई डिप्रेशन की परिभाषा से हमें पता चल जाता है कि मार्क एटस्टीन कितने सही हैं। वे सच ही तो कहते हैं कि डिप्रेशन से पीड़ित लोग खुद को नहीं, केवल डिप्रेशन को ही समझते हैं। स्वयं की क्षमताओं और महान योग्यताओं को वे कमतर या शून्य आंकते हैं। मैं मार्क एटस्टीन के वाक्य में 3 शब्द और जोड़ना चाहूंगा कि ईश्वर को। डिप्रेशन के शिकार लोग सोचते हैं कि वे खुद को और ईश्वर को जानते हैं, लेकिन शायद वे डिप्रेशन को जानते हैं। आम लोगों को ही नहीं बल्कि मशहूर लोगों को भी अवसाद ने पीड़ित किया है। जैसे अब्राहम लिंकन युवावस्था में मेलनकोलिया से ग्रस्त रहे हैं। ओपरा विन्फ्री भी 25 से 28 साल की आयु के बीच डिप्रेशन से गुजरी हैं। हैरी पॉटर की लेखिका रोलिंग, प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने भी डिप्रेशन को झेला है। लेकिन ये लोग डिप्रेशन से जिंदगी भर नहीं जूझे। कुछ ही समय में इन्होंने जीवन को फिर से जीना शुरू कर दिया था, क्योंकि महान संत कन्फ्यूशियस ने कहा है कि हमारी सबसे बड़ी महिमा कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि गिरने के बाद उठने में है। अब्राहम लिंकन, जेके रोलिंग, दिलीप कुमार, ओपरा विन्फ्री और दीपिका पादुकोण से हमें सीखने की आवश्यकता है। डिप्रेशन को हराओ, खुद को नहीं। लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर विक्रम पटेल का कहना है कि 2010 में युवा पुरुषों में आत्महत्या से होने वाली मृत्यु सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु से दुगनी थी। मतलब हमारे युवा स्वयं को ज्यादा मार रहे हैं, जबकि दूसरों की गलतियां उनकी मृत्यु के लिए कम ही जिम्मेदार हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का कहना है कि पिछले 2 दशकों के शोध ने दर्शाया है कि हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के साथ ही डिप्रेशन भी हृदय रोग का एक महत्वपूर्ण जोखिम घटक है। अर्थात डिप्रेशन हमारे दिल को भी तिल तिल जलाता है। डिप्रेशन की पहचान या लक्षण। हम कैसे जाने कि हमें डिप्रेशन है? डिप्रेशन के रोगी में निम्न में से कुछ या सभी लक्षण अल्प या तीव्र प्रबलता के साथ उपस्थित हो सकते हैं। विचारों और नजरिए में निराशावाद, लगातार रोना या रोने का दिल करना, अनिद्रा या नींद में कमी, आत्महत्या के विचार, हर किसी से लड़ना, डर लगना, बेहद संवेदनशीलता, छोटी छोटी बातों का बुरा मानना, हर व्यक्ति को अपना शत्रु मानना, हमेशा थकान महसूस करना, अनुचित अपराध बोध, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का घटना, असुरक्षित महसूस करना, निर्णय लेने की क्षमता में कमी, भूख का बढ़ना या कम होना, वजन का बढ़ना या कम होना। जब हमें इनमें से सभी या कुछ लक्षण प्रकट होने लगे, याद रखें कि ये लक्षण कई दिनों तक रहते हैं, तो हम डिप्रेशन की चपेट में हैं। डिप्रेशन से बाहर निकलने के उपाय। डिप्रेशन एक ऐसा रोग है जिसमें यदि सही दिशा में कदम उठाए जाएं तो इससे मुक्ति आसानी से और शीघ्रता से पाई जा सकती है। आइए हम समझें कि कैसे इस रोग को अपने अंदर से निकालकर बाहर हवा में फेंक दे। धार्मिक दृष्टिकोण को विकसित करें। मेरा मेरा मानना है, जो अनुभव सिद्ध है, लगभग 100% मानसिक रोगों को धर्म के द्वारा ठीक किया जा सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता मनोविश्लेषक डॉक्टर ब्रिल का कहना है, सच्चे धार्मिक व्यक्ति को कभी भी मानसिक रोग नहीं होते। महात्मा गांधी ने कहा था, बिना प्रार्थना के तो मैं कब का पागल हो गया होता। हाँ, धार्मिक आस्था या दृष्टिकोण से हम मनुष्य निराशा के दलदल से निकलकर आशा की निर्मल आनंद वाली नदी में आ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि डिप्रेशन को नष्ट करने का सबसे अच्छा हथियार धर्म है। अच्छी पुस्तकें पढ़ें। पुस्तकें हम इंसानों की सच्ची मित्र होती हैं। जब भी आपको किसी महान व्यक्ति से बात करना हो तो आप उसकी पुस्तक पढ़ने लगें। आपका संवाद उनसे हो जाएगा। चिंता और निराशाओं से मुक्ति के लिए मैं आपको कुछ पुस्तकों के नाम बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता, श्री योग वशिष्ठ महारामायण, भागवत कथा, डेल कर्नेगी की हाउ टू स्टॉप वरी एंड स्टार्ट लिविंग, थॉरी थोरो की वॉल्डेन, जैक कैनफील्ड की चिकन सूप फॉर सोल, आत्मा के लिए अमृत, और शेख सादी की गुलिस्तान। पौष्टिक भोजन करें। यदि हम अच्छा आहार लेंगे तो हमारे विचार भी अच्छे होंगे, इसलिए पौष्टिक आहार करें और तथा सही समय पर करें। एक रिसर्च के अनुसार यदि रोगी बस सुबह पौष्टिक नाश्ता कर ले तो डिप्रेशन के आवेगों में 50% तक की कमी आ जाती है। इसलिए समय पर और अच्छा भोजन खाएं। प्रकृति की ओर बढ़ें।
आधुनिकता की दौड़ से थोड़ा हटकर कुदरत की ओर कदम बढ़ाएं। धरती, सूर्य, चंद्रमा, तारे, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को देखें और इनका आनंद लें। कम से कम शुरुआत इसी से करें कि आप रोजाना सूरज को उगते हुए देखें। इससे आपके अंदर भी ऊर्जा और आशाओं की तरंगे दौड़ जाएंगी। सच्चे मित्र बनाएं। डिप्रेशन से पीड़ित रोगियों के लिए सबसे अच्छी औषधि मित्र ही है। अपने मित्रों के संपर्क में रहें, उनसे अपनी समस्या साझा करें, उनसे मदद लें। डिप्रेशन की दवाओं के घातक दुष्परिणाम या नुकसान। अमेरिका में एक अध्ययन के अनुसार डिप्रेसेंट्स दवाएं आमतौर पर उन्हीं मामलों में कारगर हैं जिनमें डिप्रेशन गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है। प्रोजेक्ट जैसी दवाएं ज्यादातर मामलों में मरीजों को कुछ खास फायदा नहीं पहुंचाती हैं। प्रोजेक्ट को डिप्रेशन दूर करने की सबसे आम दवा माना जाता है। यह 1988 की में अमेरिका में आई और उसके बाद एक साल बाद उसे ब्रिटेन में लाया गया। बॉन्ड इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी के एक अध्ययन के अनुसार 2010 में यूरोप के प्रत्येक 10 में से एक आदमी यह दवा लेता था। यूएस सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल रिसर्च के मुताबिक अमेरिका में 12 वर्ष से ऊपर के लगभग 11% लोग एंटी डिप्रेसेंट्स का सेवन करते हैं। इन दवाओं में से धमनियां मोटी हो सकती हैं। इससे शरीर में रक्त संचरण बाधित होने की आशंका रहती है। इससे दिल का खतरा पैदा हो सकता है। इमोरी यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के एक अध्ययन के अनुसार इन दवाओं से दिल को खतरा और बढ़ सकता है। अवसाद रोधी दवाओं से रक्त वाहिकाओं पर नकारात्मक असर होने लगता है। सारांश। इस पृथ्वी पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो जिसे डिप्रेशन या निराशा ने नहीं घेरा हो। हाँ, इंसान निराशाओं के भंवर में कभी कभी फंसता ही है। डिप्रेशन या निराशा से मुक्ति पाना हर मनुष्य का कर्तव्य है, उसका धर्म है। क्षणिक निराशा हमारा गुण या अवगुण है और घोर निराशा एक रोग। अपनी क्षमताओं को पहचानें, उसका प्रयोग करें, ईश्वर पर भरोसा करें, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, प्रकृति की ओर कदम बढ़ाएं, पौष्टिक भोजन करें, मित्रों से घिरे रहें। इस प्रकार आप निराशा को कुचल देंगे और आप कुचल सकते हैं सभी मनुष्यों की तरह। याद रखें, हर मुश्किल के साथ आसानी है, यह एक शाश्वत नियम है। हो जी गया। हाँ, जी दीदी। अब डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन है क्या? अगर हमने अपने आप को शून्य कर लिया, हार मान लिया, वही डिप्रेशन है। और इसका सबसे सरल, अगर हम अपनी परंपराओं की बात करें तो मैं भी कई बार आप लोगों को बोलता हूँ कि जिस जिस पत्थर को हम तोड़ सकते हैं उसमें सर मारें, और जिसको नहीं तोड़ सकते उसको छोड़ दें। जो हमारे बस में है उसके लिए कर्म करते रहें, चिंतन करें, चिंतित ना रहें। और डिप्रेशन कोई वाकई बीमारी नहीं है। डिप्रेशन एक नाराजगी है, एक उदासी है किसी चीज को। तो इसका कोई अगर सही इलाज है, अभी इसी सत्र के दौरान स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़ने के बाद मेरे साथ एक दीदी भी जुड़ी थी। पहले आए दिन उनको तकलीफ होती रहती थी। मैंने उनको बोला आप मीटिंग में आओ। मीटिंग में आने के बाद उनका डिप्रेशन खत्म हो गया। यानी संगत, संगत बहुत जरूरी है। अच्छी संगति का होना, यहाँ पे जो भी बातें लिखी हुई है, दवाएं भी होती है। अब नीचे एक पोस्ट है, उसमें कुछ घरेलू उपचार हैं। तो दीदी आप उस पोस्ट को क्लिक कर दीजिए जरा। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आपको, सबसे पहला कारण क्या था? निगेटिव। जो जितना ज्यादा नकारात्मक सोचेगा, हर चीज में नकारात्मक लाएगा। नकारात्मक को भी सकारात्मक नजरिए से देखना, वो कभी इंसान डिप्रेशन में नहीं जा सकता। थोड़े पल के लिए, अल्प पल के लिए, एक पल के लिए, दो पल के लिए, 10 पल के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, चलो जी हद मार के 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए। मैं आपको एक परंपराओं के आधार पे यहाँ पे बोल रहा हूँ, कुछ बातें बुरी लग जाए किसी को। हमारे प्रिय, जो हमारे परिवार के प्रिय होते हैं, वो जब हमें दुनिया से चले जाते हैं तो हम उनको 13 दिन तक निराशा उनके लिए मनाते हैं। शोक जो है 13 दिन, 13वीं करते हैं। 13वीं करने के बाद भूल जाते हैं, हम अपने क्रियाकलापों में लग जाते हैं। तो उससे ज्यादा तो ना ही रहे। मतलब मैं तो कहता हूँ कि 13 13 मिनट ही निराश रहें, उसके बाद नहीं रहें। कोई भी दुख के साथ ये दुख आता है, बस एक पल के लिए। मेरी नानी की तरह, भैया साफ सी बात है, ठीक है अब भगवान ही करेगा जो करेगा, मैं तो अपना कार्य जो करूंगी वो कर लूंगी।
कुछ भी होता था, हमने बड़े बुजुर्गों को यही सुना है, भगवान ही करेगा तेरा। अगर किसी से लड़ाई झगड़े के लेके डिप्रेशन हो गया, किसी बात को लेके हो गया, तो भगवान पे छोड़ देते थे। जो उनके बस का होता था वो खुद करते थे, बाकी भगवान पे छोड़ देते थे। चलिए कुछ घरेलू उपचार पढ़ लेते हैं। दीदी, ये मानसिक रोग के कारण है वो घरेलू उपचार, इसको पढ़ लीजिए साथ में। इसको भी शुरू से ही पढ़िएगा। थोड़ा समय ये जरूर मानसिक समय मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन ये जो हम चीजें सीख रहे हैं ना, कर रहे हैं, तो यही चीज हमें करना है। हम यहाँ पे अभी 120 121 परिवार हैं, तो हम अपने परिवार के लिए कम से कम कंपाउंडर तो बने। भाई हम अपने परिवार के लिए, मैं आपको यहाँ छोटी सी बात बताऊं, ऐसा अगर पूछो भी हैंड रेस कराऊं तो सभी माताएं बहनों को यहाँ 121 में 124 में जो भी परिवार है उनमें से 99% को स्कूटी चलाना आता होगा, यानी वो ड्राइवरी करना जानती हैं, ड्राइवर बन चुकी हैं। ठीक है, तो कंपाउंडर तो बन ही जाओ, और खास करके देसी कंपाउंडर तो जरूर बनो। देसी ही बनना है। ठीक है दीदी, पढ़िए। मानसिक रोग क्या है? विशेषज्ञों का कहना है जब एक व्यक्ति ठीक से सोच नहीं पाता, उसका अपनी भावनाओं और व्यवहार पर काबू नहीं रहता, तो ऐसी हालत को मानसिक रोग कहते हैं। मानसिक रोगी आसानी से दूसरों को समझ नहीं पाता और उसे रोजमर्रा के काम ठीक से करने में मुश्किल होती है। मानसिक रोग के कारण, इस रोग के होने का सबसे प्रमुख कारण गलत तरीके का खान पान है। शरीर में दूषित द्रव्य जमा हो जाने के कारण मस्तिष्क के स्नायु में विकृति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण मस्तिष्क के स्नायु अपना कार्य करना बंद कर देते हैं और मानसिक रोग हो जाता है। शरीर के खून में अधिक अम्लता हो जाने के कारण भी यह रोग हो सकता है, क्योंकि अम्लता के कारण मस्तिष्क में सूजन नाड़ियों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण मस्तिष्क शरीर के किसी भी भाग पर नियंत्रण नहीं रख पाता, उसे मानसिक रोग हो जाता है। अधिक चिंता, सोच विचार करने, मानसिक कारण, गृह कलेश, लड़ाई झगड़े, तनाव के कारण भी मस्तिष्क की नाड़ियों में रोग उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति को पागलपन का रोग हो जाता है। अधिक मेहनत का कार्य करने, आराम ना करने, थकावट, नींद पूरी ना लेने, जननेंद्रियों की थकावट, अनुचित ढंग से यौन क्रिया करना, आंखों पर अधिक जोर देना, शल्य क्रिया के द्वारा शरीर के किसी अंग को निकाल देने के कारण भी मानसिक रोग हो सकता है। यह रोग पेट में अधिक कब्ज बनने के कारण भी हो सकता है, क्योंकि कब्ज के कारण आंतों में मल सड़ने लगता है, जिसके कारण दिमाग में गर्मी चढ़ जाती है और मानसिक रोग हो जाता है। पढ़ूं आगे भैया? हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम अपनी सुबह की क्लास में बैठ गए। पुराना टाइम याद आ गया। मानसिक रोग के लक्षण। मानसिक रोग के लक्षण हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करते हैं कि उसके हालात कैसे हैं और उसे कौन सी मानसिक बीमारी है। कुछ लोगों में इसके लक्षण लंबे समय तक रहते हैं और साफ नजर आते हैं, जबकि कुछ लोगों में शायद थोड़े समय के लिए और साफ नजर ना आए। मानसिक रोग किसी को भी हो सकता है, वे चाहे वह आदमी हो या औरत, जवान हो या बुजुर्ग, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, या चाहे वह किसी भी संस्कृति, जाति, धर्म या तबके का हो। किसी को भी मानसिक रोग होने का कारण यह नहीं कि उसमें कोई दोष है। अगर मानसिक रोगी किसी अच्छी तरह अपना इलाज करवाए तो वह ठीक हो सकता है, वह एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी सकता है। मानसिक रोग का घरेलू उपचार व आयुर्वेदिक नुस्खे। अखरोट। अखरोट की बनावट मानव मस्तिष्क से होती है, अतः प्रातःकाल एक अखरोट व मिश्री दूध में मिलाकर ओम एम नमः, ओम श्री सरस्वती नमः जपते हुए पीने से मानसिक रोगों में लाभ होता है व याददाश्त पुष्ट होती है। मालकांगनी। मालकांगनी का दो दो बूंद तेल एक बताशे बताशे में डालकर सुबह शाम खाने से मस्तिष्क के एवं मानसिक रोगों में लाभ होता है। तुलसी। स्वस्थ अवस्था में भी तुलसी के 8-10 पत्ते, एक काली मिर्च तथा गुलाब की कुछ पंखुड़ियों को बारीक पीसकर पानी में मिलाकर प्रतिदिन सुबह पीने से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ती है। इसमें 1 से 3 बादाम मिलाकर ठंडाई की तरह बना सकते हैं। इसके लिए पहले रात को बादाम भिगोकर सुबह छील छिलका उतारकर पीस ले। यह ठंडाई दिमाग को तरावट व स्फूर्ति प्रदान करती है। आंवले का मुरब्बा। रोज सुबह आंवले का मुरब्बा खाने से स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है तथा अथवा च्यवनप्राश खाने से इसके साथ अन्य कई लाभ भी होते हैं। बादाम। गर्म दूध में 1 से 3 पीसी हुई बादाम की गिरी
और 2-3 केसर के रेशे डालकर पीने से मानसिक रोगों में लाभ होता है तथा स्मरण शक्ति तीव्र होती है। गाय का घी, सिर पर देसी गाय का घी की मालिश करने से मानसिक रोगों में लाभ होता है। योग, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, कंठकूप पर दबाव डालकर ठोड़ी को छाती की तरफ करके बैठना से भी बुद्धि विकसित होती है तथा मन स्थिर होता है। हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो आज हमने दो चीजों के प्रति अपने ज्ञान को बढ़ाया। आप सभी से विनम्र विनती है कि इसी तरीके से, क्योंकि मैंने ये चीजें दोबारा इसलिए शुरू कर दी क्योंकि आप लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया है, स्वाध्याय नहीं करते हो, तो मैंने कहा चलो जी अब यहीं पे स्वाध्याय का सिस्टम चालू कर दें। और ये ऐसा ग्रंथ है जो ये गूगल पे वेबसाइट है माई बापू जी की। अब जैसे मान लिया कि मैं कोई किताब से पढ़ के बताता और आप सभी को बोलता आप भी अपने घरों में किताब रखते, तो ना जाने कब किसके पास कौन सी किताब पहुंचेगी। तो हम सभी के पास एक लाइब्रेरी पहुंच गई, माई बापू जी। और इसमें वाकई बहुत ही अद्भुत तरीके से, सरल तरीके से बताया हुआ है। काफी अच्छा विश्लेषण भी है कई जगहों पे। अभी दीदी एक और काम कीजिए, अभी एक दीदी ने मैसेज किया है टेक्स्ट में कि पेशाब में दर्द हो रहा है, तो आप लगे हाथ ये भी सर्च कर लीजिए, पेशाब में दर्द। ऐसा मैं तो उसको बता दूं तुरंत लिख के कि हाँ जी ये चीज कर लो, लेकिन आप यहाँ पे लिखिए पेशाब में दर्द। ये पहले ही कर दूं क्लिक? हाँ जी, पेशाब में दर्द, हाँ जी, जलन का इलाज। हाँ जी। दीदी मैं मीटिंग में हूँ, मैं आपको आधे घंटे में फोन करता हूँ। ठीक है भैया, प्रणाम भैया। प्रणाम। ठीक है। ये आम हाँ चलिए, हम बाद में पढ़ेंगे बाकी चीजें, सिर्फ इसमें से इलाज की तरफ चलते हैं। जिन्हें ज्ञान लेना हो, आप सभी से विनती है, विनम्र विनती है कि जो काम मैंने किया वही काम आप भी करें। मैं भी खाली समय में समय निकाल के इन्हीं चीजों पे नकल मारता रहा, पढ़ता रहा। यहीं से हम देखें। आप ही पढ़ो दीदी। पेशाब में दर्द और जलन का इलाज। प्रथम रोगी की कोष्ठ शुद्धि करानी चाहिए। उसके लिए एरंड तेल कैस्टर ऑयल 4 चम्मच दूध में मिलाकर लिया जाए। इससे मल का शोधन सरलता से होता है। जी, यहाँ छोटी पे हरड़ में। 1 मिनट दीदी, जी। यहाँ पे मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। जब भी किसी को भी पेशाब में या मल में दर्द हो, तो सबसे सरल, सबसे सुलभ इलाज है अरंड का तेल। आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे भी जाके देखेंगे तो आपको एक दो फीडबैक ऐसे मिलेंगे जिनको मल त्यागते वक्त असहनीय दर्द होता था। तो ये मल त्यागने में ही नहीं, ये हमारे नॉर्मल डिलीवरी में भी काम आता है अरंड का तेल। और साथ ही साथ ये हमारे जो मूत्र त्याग होता है उसमें भी अगर दर्द हो रहा हो तो उसमें भी काम आता है। और पेट को साफ करने के लिए काम आता है। जी दीदी, आगे। छोटी हरड़ में समान भाग सौंफ मिलाकर 4-6 ग्राम की मात्रा में दूध के साथ फंकी लेनी चाहिए। यह प्रयोग रात्रि में शयन शयन समय किया जाए तो अधिक सुविधाजनक रहेगा। जी, मुनक्का 10-15 नग दूध के साथ लेना भी हितकर रहता है, किंतु इससे कठिन कोष्ठ वालों को लाभ नहीं हो पाता। जी, मृदु कोष्ठ वालों को दूध के साथ 10-12 ग्राम गुलकंद का सेवन भी इच्छित फल दिखाता है, किंतु कठिन कोष्ठ वालों को यह गोली बहुत लाभदायक रहती है। बड़ी हरड़ का वक्कल कूट छानकर 20 ग्राम लें और इसमें उसमें 4 ग्राम शुद्ध जमाल गोटा मिलावें। फिर थूहर के दूध में खरल करके चना प्रमाण गोलियां बना लें। रोगी के बलाबल और आवश्यकता अनुसार 1 से 2 गोली तक सुखोष्ण जल अथवा ताजा जल के साथ देनी चाहिए। इसके सेवन से कब्ज मिट जाती है, आम नष्ट होता है, अफरा उदरशूल शांत हो जाता है, अर्श भगंदर आदि में भी उपयोगी है। मलाशय की स्वच्छता के साथ साथ मूत्राशय भी अनुकूल रूप से प्रभावित होने लगता है। मूत्रावरोध रोग के अंतर्गत लिखी औषधियां प्रयोग में लावे। मूत्राशय की सूजन आदि जो कारण हो उसका इलाज करें। काली मिर्च 6-7 नग का काढ़ा बनाकर प्रतिदिन पिलाएं, लाभ होगा। गोक्षुरादि कुटिका या चंद्र प्रभावटी जैसी मूत्रल एवं स्निग्ध दवाएं दें। खुराक में दूध अधिक दें। ठंडे पानी से रोगी को नहलाएं।
सत्यानाशी की जड़ 20 ग्राम और काली मिर्च 11 नग लेकर दोनों ठंडाई की भांति घोट कर पिलाएं। जौ का पानी पिलाएं। यदि पैदाइशी मूत्र कृच्छता हो तो हरी धूप 10 ग्राम पानी में पीसकर 1 सप्ताह तक पिलाएं। फिटकरी भुनी हुई मिश्री दोनों 14-14 ग्राम लेकर बारीक पीसकर 14 पुड़िया बनाएं। यह एक एक पुड़िया प्रातः साय मुंह में डालकर ऊपर से दूध की लस्सी पिलाएं। 7 दिन औषधि लेना पर्याप्त है। शीतल चीनी 3 ग्राम, गोखरू 4 ग्राम, अनार का छिलका 5 ग्राम, लाल चंदन 1 ग्राम, चंदन का तेल 1 चम्मच, सभी द्रव्य कूटे छाने हुए हों उन्हें चंदन के तेल में मिलाकर ठंडे पानी के साथ सेवन करना चाहिए। यह एक मात्रा है। इसी प्रकार अन्य मात्राएं प्रयोग में लानी चाहिए। इस मात्रा को रोगी के बलाबल अनुसार न्यूनाधिक कर सकते हैं। इसके सेवन में से मूत्र अधिक आता है, जिससे मूत्र नलिका बंद हो तो खुल जाती है। गोघृत के साथ तला हुआ बबूल का गोंद और मोच रस 10-10 ग्राम, शिलाजीत शुद्ध और सित गिलोय 6-6 ग्राम, रूमी मस्तंगी, छोटी इलायची के दाने, वंश लोचन, वंग भस्म 3-3 ग्राम, इमली के चीए, बड़ा गोखरू और संग जहारत 20-20 ग्राम तथा शीतल चीनी 15 ग्राम लेकर सब द्रव्यों को कूट छान लें। मात्रा 2-3 ग्राम। यह चूर्ण दूध की लस्सी के साथ प्रातः सायं सेवन करना चाहिए। यह मृतकिच्छता में हितकर है तथा पूर्व में मूत्र के साथ शुक्र स्त्राव, शुक्र तारल्य, शीघ्र क्षरण आदि में भी लाभकारी है। ये पढ़ना है भैया? ये सारा मुश्किल मुश्किल लग रहा है। कोई बात नहीं। तो यहाँ से एक सिंपल सी चीज है कि कभी भी पेशाब में किसी की दिक्कत आ रही हो तो सबसे सरल इलाज में एक तो जौ का पानी जो अपने सरल है, दूसरा अरंड का तेल, ठीक है, और रसोई घर की अपनी जो धनिया है, धनिया भी बहुत अच्छा काम करता है। वो अगर और जैसे पोस्ट होते हैं इन्हीं से रिलेटेड जब आप पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही जगह सब चीज नहीं होता, तो ऐसे धनिया है, अजवाइन, गुड़ है, इन सब का काढ़ा बना के पीने से, धनिया छोटी इलायची उबाल के उसको पीने से पेशाब में दर्द, पेशाब का कम आना, ये ठीक होता है, जलन ठीक होती है। और जैसा कि आपने देखा, गुलकंद अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और पुनर्नमा, रसायन चूर्ण जो है ये 3 चीजों का बना हुआ है। आंवला, गोखरू, गिलोय। आंवला, गोखरू, गिलोय, इसके मिश्रण को रसायन चूर्ण बोला गया है। ये मूत्र रोगों पे और थायराइड पे बहुत अच्छा काम करता है। थायराइड पे भी बहुत अच्छा काम करता है। बस जिनका वजन ज्यादा हो वो आंवला, गोखरू, गिलोय के साथ सौंठ मिला लें। अब इसमें अभी हमारे बीच में एक भाई हैं, विपिन मौर्य जी, उन्होंने हैंड रेस किया है। आ, दोबारा हैंड रेस कीजिए विपिन जी, क्योंकि आपने मैसेज डाला है कि डिप्रेशन के ऊपर कुछ हमें जानकारी देंगे। और सही बताऊं, डिप्रेशन की कोई दवा नहीं हो सकती। डिप्रेशन की सबसे अच्छी दवा है संगत, ठीक है। अपनी संगत, जिसकी जैसी संगत होगी वैसी रंगत आएगी। और डिप्रेशन में निगेटिविटी से बचना है। दवाएं हमारे मन को शांत कर सकती है, नींद ला सकती है। आयुर्वेद में भी अगर हम चले जाते हैं कहीं तो दवाएं हमारे मस्तिष्क को शांत करने की दी जाती है, ठंडा करने की दी जाती है। लेकिन असलियत में डिप्रेशन हमारी जो दूर होती है वो संगति से दूर होती है, अच्छी संगत से और अच्छी सोच से। और सोच सोच का जो डेवलप होता है वो होता है संगत से ही। जैसे संगत में रहेंगे वैसा सोचेंगे, और जैसा सोचेंगे वैसा बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे, और जैसा करेंगे वैसे परिणाम मिलेगा। आपके माइक को अनम्यूट किया गया विपिन जी। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को समय दिया। तो यहाँ पे डिप्रेशन को लेकर के मैंने जो अनुभव किया है और उससे मैं बाहर निकला, मैंने जो सीखा वो बातें मैं रखना चाहूंगा। और भैया ने बहुत सही कहा, जितनी भी बातें कही कि डिप्रेशन की कोई दवा नहीं होती है, तो ये 100% एकदम सही बात है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिप्रेशन की कोई दवा नहीं होती। और दूसरी चीज, डिप्रेशन को थोड़ा सा हम इसका हिंदी देखें तो इसका मतलब होता है तनाव। तो तनाव किसी चीज में कब आता है? अगर किसी रस्सी को एक तरफ खींचा जाए तो वो रस्सी पूरी खींच जाएगी, लेकिन उस रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए तो उस रस्सी में तनाव आएगा। यानी उसमें दोनों तरफ खींचने से रस्सी में इतना ज्यादा तनाव आएगा कि वो रस्सी टूट भी सकती है, या रस्सी के माध्यम से हाथ में छाला पड़ सकता है, खून आ सकता है। तो जो तनाव है वो
तनाव भी कुछ ऐसे ही है कि हमारे शरीर में जो तनाव है वो आया कैसे, वो मानसिक तनाव आया कैसे, वो हमने कोई विचार धारण कर लिया है, या फिर कहीं न कहीं किसी की बातें हमने काफी टाइम से पकड़ के रखी हैं। जैसे कि अगर हम शरीर की बात करें तो हम पानी पीते हैं तो उसको 4-6 घंटे में बॉडी बाहर निकाल देती है। हम खाना खाते हैं तो उसको बॉडी 24 घंटे में या फिर 48 घंटे में उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो मन है, जैसे मोबाइल हार्डवेयर हो गया और मोबाइल जिसके माध्यम से चल रहा है वो सॉफ्टवेयर हो गया। तो भैया ने जैसा बोला कि संगति, तो संगति जैसी धारण करेंगे वैसे ही हमारा सॉफ्टवेयर अंदर का बनता जाएगा। अब जैसे ही हमने किसी की बात को, जैसे भैया ने बताया कि दीदी आना स्टार्ट की तो उनका डिप्रेशन दूर हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनके दिमाग में कुछ चीजें लगातार चल रही थी जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो इस ग्रुप से जुड़ी, डेली बेसिस पे उन्होंने कुछ सीखना स्टार्ट किया। और हमारे दिमाग का जो कार्य करने की प्रणाली है वो हर दिन 60,000 विचार आते हैं, 60 से 70 हजार। और 60 से 70 हजार विचार में 80 से 90% विचार पुराने विचार होते हैं। पुराने विचारों में भी 80 से 90% निगेटिव विचार होते हैं। निगेटिव कौन से विचार और ये क्यों आते हैं, उसको थोड़ा सा और गहराई में लेके जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने साड़ी लिया मार्केट से, अब वो साड़ी लेना था रेड लेकिन ले लिया ब्लू आपने। अब आप खाना बना रही हैं, अचानक दिमाग में आया अरे यार साड़ी तो रेड लेना था, मैंने ब्लू ले लिया। अब ये बात साड़ी पे ही नहीं अप्लाई है, किसी की बात पे। तो अब दिमाग उस विचार को इसलिए आगे दिया, या कोई भी घटना दिमाग में विचार में तभी आता है क्योंकि आगे अगर वैसी सिचुएशन आए तो उसके हिसाब से हम संभल सकें। जैसे किसी ने आपको डांटा हो, बोला हो, अब वो विचार आपके दिमाग में क्यों बार बार आ रहा है? वो इसीलिए आ रहा है ताकि दिमाग चाह रहा है कि इसका समाधान हम निकाल दें और आगे अगर फिर ये आए तो उसको हम अच्छे से कर लें। तो पहली चीज तो ये समझना है कि जो निगेटिव विचार आ रहे हैं 80 से 90%, वो इसलिए आ रहे हैं, दिमाग इसलिए उसको दे रहा है ताकि आगे अगर वैसी कोई समस्या आए तो उससे हम बाहर निकल सकें। अब दूसरी चीज कि जैसे हम ग्रुप में जुड़ रहे हैं, भैया के ग्रुप में, अगर इसमें मैसेज कोई आ रहा है या कोई भी ग्रुप हो उसमें मैसेज आ रहा है, अब अगर उस मैसेज को बस हम देख रहे हैं तो देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर उस मैसेज का रिप्लाई करने लगे तो कुछ लोग बात करने की कोशिश करेंगे। तो वैसे ही हमारे दिमाग में कोई विचार आया, अगर उस विचार को हमने रिएक्शन दिया, अपनी तरफ से प्रतिक्रिया किया, तो उससे जुड़ी सारी फाइलें खुल जाएंगी। मतलब क्या है कि अगर आपने 2 महीने पहले किसी से लड़ाई की थी, वो विचार आया, आया चला गया, ऐसे ही जैसे हवा बहती है और निकल जाती है, तो आया चला गया। लेकिन अगर उस विचार से आपने जुड़ने की कोशिश की, यानी उसका रिएक्शन किया, तो उससे जुड़ी सारी फाइलें खुल जाएंगी। मतलब उससे जुड़ी सारी डाटा, सारी सूचनाएं खुल जाएंगी। अब आपको क्या लगेगा, ये चीज में घुस जाते हैं, ठीक है, विचार में घुस जाते हैं, उससे अपने आप को जोड़ लेते हैं। लेकिन उससे जोड़ना नहीं है, बस वो चल रहा है, चलने दीजिए। जैसे हवा चल रहा है, पानी बह रहा है, विचार भी चल रहा है, चलने दीजिए। बस ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप 80 से 90% डाटा ही दिमाग क्या करना है, निगेटिव चीज को उठाना है, उसका समाधान निकालना है। अब इसका समाधान क्या है कि हम नई नई चीजों को सीखें। जैसे ही हम नई चीजों को सीखेंगे, नई संगति में आएंगे, वैसे ही पुराने विचार ऑटोमेटिक धीरे धीरे आना कम हो जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा आयुर्वेद से मैं क्यों जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि विचार उसको ज्यादा परेशान करेंगे, डिप्रेशन में वो ज्यादा जाएगा जो वात से प्रभावित होगा। यानी जिसके शरीर में वायु बढ़ेगा वो डिप्रेशन का मरीज पक्का होगा। तो अगर आप देखेंगे किसी का मन बहुत ज्यादा बेचैन है, इतना ज्यादा हो जाता है कि पागलपन सवार हो जाता है, इतना ज्यादा हो जाता है, कोई चीज ऐसे हो जाती है कि यार ये मैंने ही किया था। मतलब आप अगर कोई चीज अगर कर दें, बाद में 2 दिन बाद या 2 घंटे बाद आपको लगता है मैंने क्यों कर दिया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम पे शरीर में वायु का प्रभाव ज्यादा था, और जैसे ही वायु का प्रभाव ज्यादा होगा आपकी सांसों की दर बढ़ेगी। एक बात याद रखिएगा, जब विचार बहुत ज्यादा बढ़े तो आप अपने सांसों को देखिएगा, आप देखेंगे सांसों की दर बढ़ रही है, आप देखेंगे बीपी बढ़ रहा है। ठीक, तो जैसे ही आप देखेंगे अपने सांसों को गहरी सांसें लीजिए, 10-15 गहरी सांसें लीजिए, आप देखेंगे धीरे धीरे डिप्रेशन डाउन हो रहा है, धीरे धीरे विचार मतलब
बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि विचार जो है सांस की नैया पे बैठ करके ही अंदर जाते हैं। और थोड़ी देर के लिए अगर आप सांस रोक लेना, मतलब 15-20 सेकंड के लिए, आप देखेंगे विचार भी गायब हो जाएगा, क्योंकि विचार का सांसों से बहुत बड़ा संबंध है। तो सबसे पहली चीज, हमें जो भी विचार आए उसको अपने आप से नहीं जोड़ लेना है। विचार हम नहीं है, क्योंकि विचार वो किसी और के भी हो सकता है, वो सोशल मीडिया से भी आ सकता है, वो बाहरी जगत से भी आ सकता है। जैसे किसी ने साड़ी पहना, अब हमारे दिमाग में आ गया, अरे इसकी साड़ी बढ़िया है। किसी ने बाइक लिया, हमारे दिमाग में आ गया, इसकी बाइक बढ़िया है। लेकिन उसके पीछे की कहानी हमें नहीं पता है कि वो बाइक पूरी ईएमआई पे है, वो डिप्रेशन में इंसान है, बस दिखावे के लिए, लोगों को जलाने के लिए वो लिया है। तो एक चीज और ये हमें समझना है कि किसी भी कहानी, किसी भी चीज के पीछे की कहानी क्या है, वो हमें नहीं पता है। बस हम उसका बाहरी आवरण देख करके अपने अंदर कहीं न कहीं विचारों में उलझ करके अपने डिप्रेशन का शिकार बन जाते हैं। तो तुलना नहीं करना है पहला सोल्यूशन, किसी से कभी भी कोई तुलना नहीं करना है, पहला समाधान। दूसरा समाधान, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे शरीर में वायु बढ़े। तीसरा समाधान, अगर जिसको विचार ज्यादा आते हैं, डिप्रेशन में ज्यादा जा रहा है, वायु बढ़ा है, यानी दूध में वो घी डाल के ले सकता है रात में। चौथा समाधान, कि जितना ज्यादा हो सके उन विचारों से दूर रहिए जो आपको परेशान करते हैं। और ये विचार ही आगे चल के आदत बनते हैं, और जब आदत बन जाती है तो उससे निकलना बाहर होता है। ये बहुत गहरा है, लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ ऊपर ऊपर बताने की। तो इन सब चीजों से बाहर निकलिए। अब एक चीज और ये समझिए कि हम जितने ज्यादा सोचेंगे हमारा डाइजेशन खराब हो जाएगा, पाचन खराब हो जाएगा। अगर जो बहुत ज्यादा सोच रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, उसका ना भी टलेगा, ना भी बार बार टलेगा। ना भी टलेगा तो क्या होगा, 72,000 नाड़ियां डिस्टर्ब हो गई, उसको गैस की समस्या बनेगी। ठीक। अगर कोई बहुत ज्यादा सोच रहा है तो विचारों का आवेश के कारण उसकी बॉडी हमेशा हीट रहेगी, उसका सर हमेशा गर्म रहेगा, उसकी बॉडी हमेशा गर्म रहेगी। अब गर्मी के कारण क्या होगा, पित्त बढ़ेगा। गर्मी के कारण क्या होगा, बीपी बढ़ेगा। और बस आप इतना समझ लीजिए कि किसी भी चीज की अति, वो मतलब गर्मी को बढ़ाती है। तो विचार चलना कोई दिक्कत नहीं, लेकिन विचारों में उलझ करके उससे बहस करना, ये ऐसे ही है जैसे दीवार में सर लड़ाना। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। आशा करता हूँ इसमें बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। और बस इसका 3-4 समाधान है। पहला, दूसरों से तुलना नहीं करना है। दूसरा, कि जो हमारे पुराने विचार हैं उसको अपने आप से नहीं जोड़ना है, इवन किसी भी विचार से नहीं जोड़ना है। बस हमें ये देखना है कि ये विचार कहीं हमें डिप्रेशन में तो नहीं ले जा रहा है। जैसे भैया बोलते हैं कि आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियां मतलब लोगों को दे के मतलब पैसे लिए जा रहे हैं, तो ये सही बात है। उससे भी कभी काल हम अपने आप को जोड़ लेते हैं। कई बार आप देखे होंगे कुछ लोग आपके पास आएंगे, लगेगा इससे सही होगा। उन्होंने विचार क्या बना लिया है कि जब तक मेरे को 1,000, 2,000, 4,000 की दवा नहीं मिलेगी तब तक मैं नहीं सही होऊंगा। तो वो घरेलू नुस्खे से नहीं सही होंगे, तो भैया उन लोग को डांट के भगा देते हैं। तो उनको क्या लगता है कि भैया हमें गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन भैया का साइकोलॉजी क्या रहता है, भैया की मानसिकता क्या रहती है कि जब तक ये विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि विश्वास से बड़ी कोई औषधि नहीं होती है, जब तक वो विश्वास नहीं करेगा, जब तक वो अपने पुराने विचारों को नहीं तोड़ेगा, तब तक ये चीज काम नहीं करेगी। तो कुल मिला करके मैंने अपनी बात रख दी। कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस यहीं पे अपनी बातों को विराम दूंगा। और भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरे को समय दिया। वंदे मातरम भैया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं, थोड़े से हैंड रेस हैं, उनके हैंड रेस को ले लेते हैं। और आज का सत्र वाकई बहुत अच्छा रहा। पूजा बहन के अनुभव, अगर पूजा बहन भी चाहती तो डिप्रेशन में जा सकती थी कि भैया मैंने को तो काम नहीं करने देते हैं। आजकल बहुत सारी बहनें हैं, परिवार हैं, मेरे पास तो सर फोन इतने आते हैं कि रोना मुझे आता है, मतलब सामने वाला भी रोता है, मैं भी रोता हूँ, मतलब उनके दुखों से दुखी होता हूँ। बहुत अच्छी अच्छी फैमिली, बहुत अच्छे रुतबे, बहुत अच्छे 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 पोस्ट पे, हर चीज बहुत वेल सेटेड, लेकिन समस्याएं ऐसी, सुने तो खून के आंसू निकलते हैं। और वो सारी चीजें सिर्फ इसलिए होता है कि हर इंसान चाहता क्या है कि सब चीज मुझे ही मिल जाए, सब चीज मुझे ही मिल जाए। जबकि सुख दुख, दिन रात, सुबह शाम, ठंडा गर्म, अभी देखिए हमारे मौसम भी 3 तरह के दिए गए हैं, सर्दी गर्मी बरसात। उसी तरीके से सुबह दिन और रात भी बनाए गए हैं, सफलता असफलताएं भी बनाई गई है। सबसे उत्तम इंसान तो वही है जो असफलताओं में भी हंसे, अपने दुखों में भी हंसे, खुश रहे।
चलिए, मैं बातों का तो कोई और छोर नहीं है। सबसे पहले चलते हैं सुमन ढाका बहन के पास। आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद मातरम। भैया मेरा आज का ये फीडबैक था। जी। मैंने आज सुबह ही मेरी जाड़ में एक मतलब दाना जैसा निकला था, उसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। तो सुबह की मीटिंग में अमृता दीदी बता रहे थे कि मैंने किसी को बताया गांठ पे वो उसका तेल लगाने के लिए, अरंडी का तेल लगाने के लिए। तो मैंने भी वहां से सुन के मीटिंग चालू चालू में जाके और गर्म करके लगाया। पर उससे भैया 2 ही बार लगाया और मेरी वो जो गांठ बन रही थी, मतलब वो जो बन रहा था ऐसे दाना सा, वो हाँ बैठ ही गया अब तक। एकदम से बैठ गया और अब बिल्कुल भी उसमें दर्द नहीं हो रहा। और एक कल से मुझे बुखार था, काफी तेज बुखार था, दिन में 2 बार बुखार आया था। तो मैंने उसमें काढ़ा पिया था, गिलोय का, और मेथी, अजवाइन और तेज पत्ता, ये डाल के, यही थे मेरे पास, मैंने यही डाल लिया। और खाना नहीं खाया। आज तो मेरा व्रत था, और लेकिन कल भी मैंने खाना नहीं खाया, तो मेरी आज एकदम बुखार ठीक है, जुकाम में भी काफी आराम है। लेकिन भैया मैं इसमें एक सवाल करना चाहती हूँ। जैसे मुझे बार बार जुकाम हो जाता है, हल्की सी हवा लगी तो, अगर मैंने किसी भी पुराने पड़े कपड़े में हाथ डाल लिया तो भी, और जैसे कोई बाहर धूल मिट्टी का काम हो रहा है तो भी, तो बार बार जुकाम हो जाता है मुझे। और एक मेरा भतीजा है 6 साल का, उसकी भी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक है। तो भैया इन दोनों चीजों के लिए प्लीज आप बताएंगे। आ, इस पे चर्चा करने के लिए तो मैं बाद में चर्चा करूंगा कि हम बार बार जुकाम से ग्रसित क्यों होते हैं। लेकिन अभी उपचार के रूप में मैं यही बताऊंगा कि जिनको भी इस तरह के बार बार जुकाम होने की समस्या है, तो सबसे पहले तो चाहे जो मर्जी वो कहें कि मेरा पेट साफ होता है, मेरा पेट साफ होता है, पेट साफ होता है, जहां कब्ज रहेगा, पेट साफ नहीं होगा, आपको ये रोग आने ही आने हैं। और जुकाम भी कई तरह के होते हैं। जो डस्ट एलर्जी वाले जुकाम होते हैं, अगर वो आयुर्वेद की भाषा में बात करें तो वो हमारी वायु के विकृति के कारण होता है। वायु के विकृति के कारण होता है उस कंडीशन में, जिनको डस्ट एलर्जी जिसको कहते हैं। ठीक है। तो आपके लिए वैसे में सबसे सिंपल है, जुकाम का सबसे अच्छा इलाज यही है कि सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल मिले तो उसे नाक में 2-4 बूंद डालें, दिन में 2 बार जरूर। और रात को अदरक, गुड़, अजवाइन चबा कर खाएं। बर्दाश्त थोड़ा सा कड़वा लगता है, चबा के खाने के बाद इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है। थोड़ी सी मात्रा में रात को चबा के खा के सो जाए। और जब कभी दिन में तकलीफ हो रहा है तो अलग बात है, उस वक्त आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सबसे सरल में अदरक, गुड़, अजवाइन। और जिनके घर में गुड़ नहीं है तब भी कोई बात नहीं, अजवाइन मतलब क्या बोलते हैं, अदरक नहीं है या कोई एक चीज नहीं है, तब भी किसी एक चीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे साधारण में घरेलू उपचार के साथ सबसे बड़ा फायदा क्या है आपको बताओ। अभी हम यहाँ पे बात है रही तो बीच में बात बोल दे रहा हूँ। स्वस्थ समृद्ध परिवार की ओर से पहली बार हमारा जो है प्रथम स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी, स्वदेशी चिकित्सा विचार गोष्ठी प्रथम प्रथम होगा सोनीपत में 30 नवंबर 2011 को, 30 नवंबर 2024 को सोनीपत में। सुशील भाई उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें इस विचार गोष्ठी को रखा जा रहा है। ये प्रथम है। और ये सिर्फ इसलिए रखा जा रहा है कि राजीव भाई की जो पुण्य तिथि है, जिनकी बदौलत हम जागरूक हुए हैं, जिनकी व्याख्यानों की वजह से हम यहाँ पर हैं। आज हम सब बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो उन्हीं के कारण जुड़े हुए हैं। मैं तो मेरा अपना बहुत सारा व्यक्तिगत जानता हूँ मैं, जो उनके विचारों पे हम चल रहे हैं, तो इस वजह से वो हमसे जुड़े हुए हैं या हम उनसे जुड़े हुए हैं। तो उनके याद में उनको मतलब क्या बोलते हैं, उनको नमन करते हुए, ऐसे तो मैं हर पल उनके लिए ही काम करता हूँ, लेकिन एक यादगार के रूप में ये करना चाह रहे हैं। और हर साल होगा 30 नवंबर को अलग अलग जगहों पे। जैसे इस साल पहले बार सोनीपत में हुआ है, तो अगली बार किसी और में, मतलब इस तरीके से इसकी खबर देनी थी। और दीदी, जुकाम के लिए सबसे बढ़िया एलर्जी जो छींकों की एलर्जी होती है, इसमें सबसे अच्छा है कि आप अदरक, गुड़, अजवाइन चबाकर खाएं, नाक में सरसों का तेल डालें। मैं देसी गाय के घी की भी बात नहीं कर रहा,
क्योंकि आज अगर मैं बोल दूं ना देसी गाय का घी डालो, तो 100 में से 90 लोग कहेंगे मेरे पास तो है नहीं। लेकिन सरसों का तेल तो है भाई। सरसों का तेल शुद्ध प्राप्त करना अपने हाथ में है। आप हर घर में जो भी शख्स यहाँ पे है, 120 परिवार अभी दिख रहे हैं, 120 परिवारों को सरसों का तेल शुद्ध अपने हाथों से करना अपने हाथों में है। आपके आसपास में 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर के दायरे में, जब हम बाजार करने के लिए 50 किलोमीटर का दायरा पार कर सकते हैं, जो गांव से हैं वो लोग, कई लोग जैसे मान ले कोई उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, सोनीपत की मान ली कि यहाँ पे बहनें जुड़ी हुई हैं किसी गांव से, और उनको बाजार करना हो तो सोनीपत शहर में चली जाएंगी। ठीक है। तो जिस दिन आप शहर में बाजार करने जा रहे हैं उस दिन ही आप नोट कर लीजिए कि आपको शुद्ध सरसों का तेल का इंतजाम करना है। तो वहां पे कोई ना कोई घानी वाला होगा, उसी के पास सरसों लीजिए, उसको आप 2 रुपए फालतू दीजिए, बोलो जी मुझे तो आपका जो पहले से निकला हुआ है वो नहीं चाहिए, चाहे जितना मर्जी विश्वासी हो, मुझे ये दवा के लिए इस्तेमाल करना है। आप अभी 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो जितनी भी राई या सरसों जो भी है उसको डालिए और तेल निकलवाइए, और तेल निकलवा के आप लेके आइए। उस तेल को आप इस्तेमाल कीजिए। ना जाने, सरसों तेल पे कभी चर्चा करेंगे। ये सरसों तेल दिखने में छोटा सा है, सबसे सामान्य रूप से हर घर में उपलब्ध होने वाली, बजाय कि वो पैकिंग वाला ना हो, चाहे वो गोविंद भाई की पैकिंग वाला ही क्यों ना हो, आपका होना चाहिए वो पैकिंग, वो तेल आपका होना चाहिए, आपके रिश्तेदारों का भी नहीं, आपका, आपकी आंखों के सामने का। किसी को भैया की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भाई हम उस- सरसों के तेल में लहसुन पकाते हैं ना, मैं कह रहा हूँ सरसों के तेल में लहसुन पका के जो दर्द खींचता है उससे कहीं ज्यादा अच्छा है शुद्ध सरसों का तेल से मालिश करना। क्योंकि आज हमारे तेल अच्छे नहीं है, इसलिए हमें दूसरी औषधियों का सहारा लेके उसके बराबर गुण पहुंचता है। सरसों तेल की मालिश करते रहने से, नियमित रूप से बालों की जड़ों में मालिश करते रहने से, मेरे पास एक ब्रजेश भाई हैं 44 साल के, एक बाल सफेद नहीं है, एक बाल सफेद नहीं है। और नौकरी किस चीज में करते थे? एयरलाइंस में, जहाँ पे इन्हें चिप्पू राम बोला जाता था कि तेल लगा के जाते थे तो चिप्पू राम। तो इनके बाल सफेद नहीं हुए, ये चिप्पू राम कहलाना पसंद किए, और उनके बाकी जी तो कलीग से सबके सब गंजे भी हो गए। अब हम चलते भैया हैं। हाँ जी। भैया मैं एक पूछना चाहती थी कि सरसों के तेल की तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर पे ही निकलवाते हैं। पर भैया मैं एक और सवाल था मेरा, जैसे मैंने ना भाई राजीव भाई को सुन के नक्स भूमिका लेके आई थी मैं, क्योंकि मुझे ठंड से भी बहुत जल्दी जुकाम होता है, जैसे कि ठंड में पूरा टाइम जुकाम रहता ही था। तो राजीव भाई की एक वीडियो सुन के मैं नक्स भूमिका लाई थी। लेकिन हमारे जो पर्सनल के होम्योपैथिक डॉक्टर थे, वो बोले कि ऐसे आप नहीं ले सकते रोज रोज ये दवाइयाँ। हाँ जी, नक्स तो भूमिका रोज रोज लेने की दवा नहीं है। और ठंड के कारण नक्स भूमिका की खासियत है, नक्स भूमिका के जो विस्तृत लक्षणों में से है, ऐसे होम्योपैथी के डॉक्टरों का कहना है, सारे जितने भी होम्योपैथी के अच्छे से अच्छे डॉक्टर हुए, रिसर्चर हुए, उन सभी का कहना है कि जब कोई रोग समझ में ना आए कि कौन सी दवा दूं, तो उसमें नक्स भूमिका दे दी जाती है। तो इस मामले में नक्स भूमिका अपने आप में बहुत उत्तम औषधि है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ठंड के कारण अगर जुकाम होती है तो उसमें सबसे अच्छी दवा चलती है एकोनाइट, लेकिन शुरुआती अवस्था में। जैसे अभी आपको ठंड लगी, आपने एकोनाइट ले लिया, आपका जुकाम ठीक हो जाएगा। नाक बंद है तो नक्स भूमिका, जुकाम के कारण नाक बंद है तो नक्स भूमिका, और ठंड के कारण जुकाम हुआ है तो आपके लिए एकोनाइट उसी वक्त। मुझे ज्यादा छींके आती है भैया, बंद कम रहता है और छींके ज्यादा आती है, पानी बहता है। पानी बहता, आर्सेनिक, आर्सेनिक एल्बम, आर्सेनिक एल्बम। और भैया वो जो बच्चे के लिए इम्यूनिटी के लिए वो क्या बताएं उनको? इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे तो अच्छा है कि अगर एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को है ना टेढ़ी बातें समझाने की कोशिश करता हूँ। कोविड आया था, जैसे ही कोविड आया तो मेरे से बहुतों ने पूछा कि भैया इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करूं। तो मैंने उस वक्त अपनी फोटो भेज दी, देखो जी मैं प्याज रोटी खा रहा हूँ। मतलब मैंने प्याज रोटी खाया, हम लोग, और 7 दिन तक, 4 दिन तक प्याज रोटी खाए थे। मुझे याद है 22 तारीख को लॉकडाउन लगा था, और 29 तारीख को मेरे पैसे खत्म हो गए थे जो ऑफिस से मिले थे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास पैसे नहीं थे 29 तारीख के बाद सब्जी लाने के लिए। तो प्याज था,
तो प्याज रोटी हमने 4 दिन तक खाया था। 5वें दिन हमारे सुनील भाई का फोन आया, हमारे पड़ोस में उनका फोन आया, भैया आपको कोई दिक्कत हो तो बता देना। मैंने कहा नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते अच्छा एक काम करो, आप समय निकाल के ना दुकान पे आओ। उनकी पतंजलि का स्टोर है। काफी, मैं जिंदगी में उन लोगों को कभी नहीं भूल सकता जिनके बदौलत हम पहुंचे हैं। उनकी दुकान पे जब भी जाता था और उनकी दुकान पे कुछ लोग होते थे तो उनको स्वस्थ भारत समृद्ध भारत के ग्रुप में जुड़वा देते थे। कोई भी आता था, जो हमारा पहला ग्रुप बना था, तो जब से उनसे जुड़ा तो उनकी दुकान पे जो कोई आता था, आप एक काम करो गोविंद भैया इनके नंबर अपने ग्रुप में जोड़ दो, वो देसी इलाज बताते हैं। तो इस तरीके से हमारा तो बात हो रही तो कहानी बता दिया। तो फोन आया भैया के उनका कि आप आके मिलो जरा। मैंने गया मिलने। तो कह रहे हैं कोई दिक्कत तो नहीं, मैंने कहा नहीं कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं ठीक है एक काम करो। तो उन्होंने मुझे एक 10,000 रुपये कैश दिया। और क्योंकि उनको पहले मालूम था कि इनकी किस्तें वगैरह लगती है, तो 10,000 रुपये दिया और साथ में 1 लाख रुपए का चेक दिए। कहते ये आपको रखना है, इसको आप रखे रहो, आपको ये नहीं होना चाहिए, आप बेफिक्र होके जो काम कर रहे हो काम करते रहो, आपको रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो प्याज रोटी खा, मतलब वो बात, मैं यहाँ पे बात आ रही थी प्याज रोटी की। तो मेरे से जितने लोगों ने पूछा कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो मैं हमेशा कहता हूँ खा 50 सकते हो तो पत्थर खा लो, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। 50 सकते हो तो पत्थर खा लो, पत्थर से भी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। भाई शेर की इम्यूनिटी मांस खा के क्यों पचा रहा है। बंदर की इम्यूनिटी पावर किससे, तो हरी उससे, जो भी खा रहे हैं। सुअर की इम्यूनिटी किससे, वो मल खा रहा है उससे उसकी इम्यूनिटी है। यानी इम्यूनिटी किससे है, पाचन से है। जो पच गया इम्यूनिटी बिल्ड करेगा, जो नहीं पचा वो आपकी बची हुई इम्यूनिटी को नुकसान करेगा। हम आज भेड़ चाल की चाल में चल गए हैं, जहां पढ़ा इस चीज से इम्यूनिटी बढ़ती है, इस चीज से ये होता है, वो भी खा लिया। अरे भैया राजीव भाई ने पहले ही बोला कि अपने शरीर को पहचान लो, अपने भोजन को पहचानो और शरीर को पहचानो, दोनों बराबर है। मैं अभी कहूँ उस बच्चे को आप खजूर खिलाओ उदाहरण के तौर पे, इम्यूनिटी बहुत अच्छी बढ़ती है, ठीक है। और वो खजूर बच्चा खाए ही ना, और रोए हुए मन से खाए, रोए हुए मन से खाए, तो उसको इम्यूनिटी लगेगी, उस खजूर का फल लगेगा? कभी नहीं लगेगा। आज हम 8 साल तो मुझे हो गए, मतलब जब से हमने इस क्षेत्र में काम किया, हमारे घर में दाल रोटी खाते हैं, हम फल नहीं खाते, बिल्कुल ही फल नहीं खाते। कभी कभार जो कहते हैं ना शौकिया बच्चों को ये ना रहे कि फल होता कैसा है, खाया कैसे जाता है, वो फल या कोई ला के दे दिया तब। लेकिन स्पेशली नहीं, हम लोग चावल दाल दाल रोटी, अपना चोखा जो हमारा है, और दिल से खाते हैं, भरपेट खाते हैं, शांति से खाते हैं। और जिस दिन अशांति से खाया उस दिन हो गया तबीयत खराब हो जाता है। खाते वक्त अशांत नहीं होना चाहिए। बच्चों का अशांतिपन चलाएगा चलेगा, बच्चों में चलेगा। बच्चा दौड़ दौड़ के खा रहा है, उसको पकड़ के खिला रहे हो, भाग जा रहा है, वो अलग बात है। लेकिन बड़ों का खाते वक्त मन का शांत होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ कहावत है, खाते वक्त कुत्ते को भी नहीं मारते। और हम तो अपने दिमाग को ही मारते हैं। सामने टीवी चला रखे होते हैं, न्यूज चैनल चल रखा होता है, इंडिया पाकिस्तान चल रखा होता है, दंगे फसाद चल रखे होते हैं, दिमाग को ही मारते हैं हम अपने आप को खाते वक्त। खाने के लिए बहुत अच्छी दाल मखनी बन गई है जी, पनीर की सब्जियां बन गई है, अच्छी अच्छी कीमती वाली, वो अच्छे कैल्शियम वाली सारी चीजें ला के रखी हुई है, विटामिन मिनरल्स वाली। और भोजन बना के परोस दिया और सामने इडियट बॉक्स को चालू कर दिया। वो भी नहीं, अब तो इडियट बॉक्स कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन मोबाइल चालू कर लिया, मोबाइल पे ही फोन पे ही लगे पड़े। मैं भी करता हूँ ऐसी गलतियां, ऐसा नहीं है कि मैं दूध का धूला हूँ। खाते खाते फोन उठा के बात करते रहता हूँ, किसी का पारा हाई हुआ तो पारा हाई हो जाता है। लेकिन वो अलग बात है। लेकिन मैं जो लोग कर सकते हैं, तो हमारी तो देखो जी, किसी न किसी को जलना पड़ता है। दीपक में अगर रुई नहीं जलेगी तो उजाला नहीं होगा, तो कुछ को जलना होता है। तो वो हम, कुछ लोग जल सकते हैं लेकिन बाकी लोगों तो सुधर के रह सकते हैं। तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने का सबसे सरल तरीका अगर हमसे मुझसे कोई पूछे, मैंने अपने बच्चों को आज तक कोई इम्यूनिटी की कोई चीज नहीं दी है, कोई भी चीज नहीं दी है कि लाके कि इससे उनकी इम्यूनिटी बढ़ी रहे। जो हम खाते हैं खाए पिए, बस मस्त रहें। भाई उनको जो पसंद है उनकी पसंद के हिसाब से खिलाएं, ताकि वो शौक से खाए, अच्छा खाए और पचाए। बहुत ज्यादा अगर आप कहते हो कि क्या देना चाहिए इम्यूनिटी के लिए, बहुत आप जोर देने पे अगर आप मेरे से पूछते हो कि भैया ऐसी कोई चीज बता दो, तो होम्योपैथी में अल्फा अल्फा टॉनिक आता है, अल्फा अल्फा माल्ट आता है, एएफ टैबलेट आता है, एएफ एंटी फ्लू टैबलेट। ये भले एंटी फ्लू टैबलेट है,
लेकिन ये कहीं ना कहीं इम्यूनिटी को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करती है होम्योपैथी में। अल्फा अल्फा टॉनिक, अल्फा अल्फा माल्ट, मतलब कई बच्चे टॉनिक नहीं पियेंगे तो माल्ट होता है वो च्यवनप्राश की तरह होगा, वो खिला सकते हैं। इस मौसम में च्यवनप्राश आया हुआ है, आप च्यवनप्राश खिला सकते हैं बच्चे को। च्यवनप्राश आधा चम्मच च्यवनप्राश दे सकते हैं जो बच्चे खाते हैं, क्योंकि सूप है, जूस है, ये सब चीजें बच्चे उतना ज्यादा चाव से नहीं खाएंगे। और खजूर खिलाइए, खजूर भैया मैं उसी खजूर बच्चे खाने के का लिए शौक, पूछ रही हूँ खजूर जो खिलाइए। आपको दिखाने आए थे ना भाभी मेरे, हम्म, जिस बच्चे को लेके आए थे, हम्म, उसी के लिए पूछ रही हूँ। हाँ क्योंकि कोई बात नहीं। ऐसा है, मैं हम्म, आपको छोटी सी बात बताऊं, आधा से ज्यादा लोग अपने बच्चों को बीमार बना के रखते हैं। भाई साफ सी बात है, खुले मैदान में शेर की तरह छोड़ दो ना, क्या होगा? कुछ नहीं होता। अभी मेरा बे अभी मैं आज ही की बात है, मेरे घर में कल थोड़ी सी बात चल गई है, बेटा कल मोटरसाइकिल से गिर गया है। मैंने कहा भाई ये नहीं गिरेगा तो इसका बाप गिरेगा, इसका बाप भी गिरा था अपनी उम्र में। ठीक है, जो दौड़ेगा वो गिरेगा, जब गिरेगा तो मजबूत होगा, अगली बार संभल के चलेगा। करे कुछ हो जाता तो, मैंने कहा जब बचपन में वॉशिंग मशीन में हाथ डाल दिया था तब भी तो डाला ही था। जब वो छोटा था तो वॉशिंग मशीन में हाथ डाल के अपना वॉशिंग मशीन चला लिया था, पूरा हाथ ही उसका टूट गया था। चलता रहता, जो अनहोनी होगा उसको तो कोई टाल ही नहीं सकता। एनीवे, सबसे अच्छा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खजूर। खजूर पाक दो, खजूर को दूध में दो, केले में शहद मिला के दो, केले में शहद मिला के दो। केला अकेला मत खिलाओ बच्चों को, केले अकेले मत खिलाओ, केले के साथ शहद या घी मिला के दो, बहुत अच्छी इम्यूनिटी बिल्ड होती है। अब रोज रोज नहीं, कभी 2-4 दिन केला शहद दे दिया, कोई 2-4 दिन केला घी दे दिया, 2-4 दिन खजूर दे दिया। जी भैया धन्यवाद। बाकी जैसे अपना तुलसी के काढ़े, ये सारी चीजें, ये तो बात की जाता है, हमारे बाप दादा ने खिलाया नहीं तो क्या हमारी इम्यूनिटी कमजोर रह गई क्या? ये तो आज पता नहीं कितने ज्यादा ऐसे सोच के लगे पड़े हैं, है ना। हमारे तो थप्पड़ मिलते थे जी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, हमारी तो इम्यूनिटी थप्पड़ से पड़ी है। इतने मार खाए, इतना मार खाया कि इम्यूनिटी बढ़ गया। पूजा कपूर दीदी, पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ आपको, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने जमीनी स्तर पे जागरूकता करी है स्कूल में। जी भैया, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम सभी को। भैया गई थी मैं आज स्कूल में, तो उन्होंने तो कुछ ज्यादा पूछा भी नहीं और परमिशन दे दी, बोली आ जाइए आप। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने बोला दिसंबर के फर्स्ट वीक में आइएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं गई एक डिग्री कॉलेज में, तो वहाँ पे तो एचओडी थी इंग्लिश की, तो उन्होंने तो बहुत इंटरेस्ट लिया उसमें। फिर मैंने उनको दिखाया भी अपना पैड, और डिब्बा भी निकाल के दिखाया, किट लेके गई थी। और बाकी वहाँ की एक साइकोलॉजी की एचओडी थी, वो भी आई हुई थी, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगा। फिर भैया वो अपनी बेटी के लिए पूछ रही थी कि उनको, उनकी बेटी 16 साल की है, तो उसे 2 महीने पीरियड होता है, फिर वो दवाई लेती है, उसके बाद फिर होता है। तो मैंने उन्हें तो भाप के लिए और बीज के लिए ये सब चीजें तो बताई, तो कुछ और भी बताना पड़ेगा उन्हें? नहीं दीदी, ऐसा है, शुरू में हम किसी को भी कुछ भी बताएं, सरल जी चीजें बताएं जो थोड़ा, देखिए वो अभी तो देखिए हमारे संपर्क में जो भी आया है वो पहले जी कुछ ना कुछ कर ही रहा था। अब जी हमें हमें अपनी तरफ खिंचाव के लिए, मैं आपको ऐसे जानकारी के लिए, अपनी तरफ खिंचाव के लिए और हमारे साथ जुड़े रहें, तो सबसे पहले सरल चीजों पे उन्हें डालिए, और उनके जी बाद हफ्ते 10 दिन बाद उनको फोन करके पूछिए कि इस क्या क्या कर रहे हैं। जब वो जी बोले ये चीजें कर रहे हैं, अच्छा शरीर में कैसा लग रहा है, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, कुछ ऐसा जी तो उनको ये लगेगा देखो जी बहुत ही सिंसियर हैं, कम से कम इस चीज को पूछ रहे हैं। जहाँ की हम डॉक्टर को 2-2 हजार की फीस दे के आते तब भी फोन करके नहीं पूछते, क्योंकि देखिए आपके पास समय है, आप इस क्षेत्र में कूदी हैं, तो अभी समय है, तो आप इन सब चीजों को फॉलोअप कीजिए, फॉलोअप लीजिए। जी ठीक है, और जी इसी से हो जाएगा। कई बार क्या होता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं जब हमारी भावनाएं सेवा की होती है, तो कृपा परमात्मा की होती है, और परिणाम जो है अमृत जैसा बन के आता है। जी 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 भैया, फिर मैं ये पूछ रही थी कि वहां पे जाके डेमो तो करना ही है, तो और किस तरह से क्या बताऊं, तो वो थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा। उन वहां पे दिसंबर में ही जाना है, अभी नहीं जाना है? कोई बात नहीं, जब तक तो आप इतने सारी सुनते सुनते, अब तो कुछ समझाने और सिखाने के लिए है ही नहीं। देखिए दीदी, जी अगर मैं आपको छोटी सी बात बताऊं,
क्योंकि जब हम कुछ सीख के जाने की बताने का प्रयास करते हैं तो फंस जाते हैं। और जो हाँ ये तो जो दिल से निकलता है वो मतलब हर बार अनोखा ही होगा। आप जैसे अमृता दीदी या सुनीता शर्मा दीदी, इन सब का अगर अगर कोई रिकॉर्डिंग अगर हो तो हर बार का अलग ही हो जाता है। वो हम्म, एक प्रोटोकॉल, हाँ एक नॉर्मल प्रोटोकॉल जो हमारा है कि हमें पैड के बारे में, स्वदेशी चिकित्सा के बारे में, पैड के लेयर के बारे में, इसके फायदे के बारे में, और आप अपने फोन में अब तो मैं कहूंगा कि जो अपना स्क्रीनशॉट और फीडबैक आता है तो आप जी अपने स्तर पे उसके प्रिंट आउट निकाल के एक फाइल बना लीजिए। ठीक है। मतलब अगर जो जमीनी स्तर पे जो जा रहे हैं काम करने के लिए उनको जिनको पीपीटी दिखाने का है वो तो सीधे कंप्यूटर पे डिस्प्ले करवा देंगे, वो अलग बात है। और हम्म लेकिन जो हम लोग जमीनी स्तर पे नहीं है तो हम सभी को कहेंगे कि आप अपने जो लिखित फीडबैक हैं जो लिखित हम्म में डालते हैं उनका आप प्रिंट आउट निकाल के एक पेज में हम्म दो तीन लगा के, चार लगा के, A4 साइज में दो तीन लगा के, कम से कम हम्म, दो लगा के आप जी उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए फ्रंट बैक हम्म का, और बीच में आप पन्नी में फोल्डर में डाल दीजिए, ताकि एक हम्म, पेज में दोनों प्रिंट आउट हो जाएगा, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट निकाल लीजिए या कलर निकाल लीजिए, ताकि वो ठीक न्यूज़पेपर की तरह दिखाने के लिए रहेगा प्रूफ। है। जी ठीक है भैया। ये और भी भैया वो तो एक अच्छा और टूल का काम करेगा। जी ठीक। और भैया वो तो जो एचओडी थी इंग्लिश डिपार्टमेंट की, वो तो इतनी ज्यादा खुश हुई कि उन्होंने बोला कि हम अपने डिपार्टमेंट में तो मतलब अपने आर्ट्स साइड में तो करेंगे ही, और आपका साइंस साइड में और जो सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसमें भी करवाएंगे, तीनों दिन अलग अलग करवाएंगे आपका। मैंने कहा ठीक है, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला भैया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए दीदी, मैं आपको आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि हम लोग जो कर रहे हैं ना, कुछ जी कुछ हो ना हो, हमें आत्मसंतुष्टि, आत्मसम्मान अपने आप में, मैं कहता हूँ जी दूसरा नहीं, और आत्मसंतुष्टि, खुशी, जी इनको आप कहीं से खरीद के नहीं ला सकते। बिल्कुल। ठीक है। जी जी बहुत यही अच्छा चाहिए प्लेटफॉर्म भैया। है, ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत अच्छा है, जी स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का और जो अपनी स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का, जी ये अपने आप में अनमोल है। अगर ये हम जी एक साधारण से परिवार के लिए, मैं सबकी, हो सकता है हमसे भी बहुत अच्छा करने वाले हों, लेकिन हम तो ये, मैं तो ये जानता हूँ कि भाई राजा का बेटा अगर राजा है तो मैं राजा के बेटे से बढ़ के, उससे बढ़ के ही हूँ, वो भी तो बेटा ही है, मैं भी बेटा ही हूँ। जी भैया एक चीज और पूछनी थी कि जो सोनीपत में आपका प्रोग्राम होगा वो शहर में होगा या गांव में होगा? शहर में है दीदी। तो ठीक है भैया, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पूरी फैमिली के साथ आऊंगी वहां पर। तो आप देख लीजिएगा जैसा भी है, अभी हम उसका एक पोस्टर और लेख आगे शेयर करेंगे, आने जी वाले का नाम सुशील भाई को लिखवा देंगे, उससे क्या है कि हमें आइडिया रहेगा कि हमें कितने जनों का नाश्ता और भोजन का प्रबंध करना है। उस जी जी हम पहले जो आने वाले होंगे उनके नाम नंबर हैं, सब परिवार आमंत्रित हैं, ऐसा कोई नहीं कि अकेले, सब परिवार, बस जी हो जाए तो एक तो अपने परिवार का ही है, हम लोग अगर कुछ 19-20 कमी बेसी भी हो जाए तो हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के वाला परिवार है। तो फिर प्रयास है, पहला ये करने का प्रयास है राजीव भाई के उस पे। और मैं उन सभी से जरूर विनती करूंगा कि जो ज्यादा दूर हैं तो परेशान ना हो, कभी ना कभी आपके शहर में भी नंबर लगने वाला है। जी भैया, मैं फिर कल आपके पर्सनल नंबर पे कॉल करूंगी आपको। ठीक है दीदी। ठीक है भैया, वंदे मातरम। आता हूँ। अब हम चलते हैं आगे, दो चार हैंड रेस हैं, जल्दी जल्दी ले लें। ये विचार गोष्ठी ना, यही विचार गोष्ठी हो जाती है यहाँ पे। सभी स्वाति पटेल, जल्दी जल्दी बोलिए। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया ये मुनक्का दे रहे थे मम्मी को हम, ये कमजोरी दूर करने के लिए तो कंटिन्यू दे रहे थे, तो ये ठंड चालू हो गई भैया, मुनक्का दे आगे जारी रख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मुनक्का, मुनक्का हर मौसम में चलता है। जी जी ठीक है भैया जी, वंदे मातरम भैया। गर्मी में सर्दियों में जो किशमिश ले रहे हैं वो ध्यान रखें, वो किशमिश ना। अच्छा जी। ठीक है। जी 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 भैया जी। जी। योगाचार्य प्रीति रानी, माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि मीटिंग देखने का क्या फायदा होता है। मैं 2 दिन से मीटिंग नहीं देख रही थी। मैं भी थोड़ी सी डिप्रेशन में चली गई थी कि मेरा काम नहीं हो रहा, क्योंकि घर से मैं जा नहीं पाती बाहर, बच्चे छोटे हैं और बहुत सारा काम है। तो मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैं 2 दिन से मीटिंग नहीं देख रही पा रही थी। आज मैंने देखी, जो दीदी आई थी, तो उनकी वीडियो देख के बहुत हौसला मिला कि हाँ वाकई में घर बैठ के भी हो सकता है।
तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मीटिंग जरूर देखें और कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है डेली। और हमें हिम्मत भी बहुत मिलती है कि हाँ हमारा कुछ नहीं हो पा रहा तो थोड़ा तो हो ही रहा है और भविष्य में और अच्छा होगा। जी जी। और मेरा एक सवाल है कि मेरी जो जाड़े जैसे जाड़े शुरू होते हैं तो मेरी पैरों की उंगलियां बहुत मोटी हो जाती हैं, ना तो मेरे से शूज पहने जाते और ना ही चप्पल। बहुत दिक्कत होती है। तो अब जैसे जाड़े शुरू हो गए तो मुझे कुछ बताइए कि मेरी उंगलियों में सूजन ना हो। अरंड का तेल, अरंड के तेल से मसाज करो। और जिनको भी सर्दियों में सूजन आती हो, हल्दी मेथी सोंठ का काढ़ा बना के पी सकते हैं, दूध में डाल के पी सकते हैं। और अरंड तेल से मसाज कर सकते हैं, सरल, सबसे सरल में। मेथी के लड्डू बना के खा सकते हैं, मेथी का पाक बना के खा सकते हैं, लहसुन को दूध में डाल के उबाल के पी सकते हैं, खा सकते हैं। ठीक है। जी भैया जी, और एक बात और पूछनी थी, जैसे मैं वीडियो बनाती हूँ तो आज ये वीडियो स्क्रॉल ही नहीं हो पा रही। जो मेंबर जिनकी वीडियो ऑन है बस वो ही दिख रहे हैं, बाकी नहीं दिख रहे। ये मेरी तरफ से ही कुछ गड़बड़ है या सभी के साथ ऐसा हो रहा? तो आपकी तरफ से दिक्कत होगी बहन। एक्चुअली क्या है, इनमें पेज आते हैं, अलग अलग पेज आते हैं। आप देखोगे मोबाइल पे तो एक दो पेज खुलते हैं, जहाँ पे ये सारे दिख रहे होंगे वीडियो वाले। तो जब ऊपर करोगी तो और नीचे वाले बिना वीडियो वाले नजर आते हैं। आज नहीं आ रहे, रोज तो आते हैं भैया जी। तो फोन में कुछ हो रखा होगा, फोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। जी। परमेश्वरी दीदी, परमेश्वरी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। माइक अनम्यूट करके बोलिए, अभी आपने माइक अनम्यूट नहीं किया। अनम्यूट कीजिए माइक, माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं हो रहा। हो माइक अनम्यूट कीजिए। दबाइए अनम्यूट का बटन तो दबाइए। हो गया भैया, वंदे मातरम हाँ। सभी को। भैया मेरी भाभी जी हैं, उनको मतलब 6-7 साल पहले वो गिर गई थी। तो उन गिरने से मतलब उनका एक कंधा ऊपर, ये हाथ ऊपर नहीं होता है उनका। और डॉक्टर्स को सभी को मतलब बहुत दिखाया, वो एमआरआई भी करवाई, हड्डियों के डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन उनका हाथ मतलब ऊपर नहीं होता है। आ, उसका से भैया हो सकता है क्या? हाँ हाँ, सोमूत्र से मालिश कर लेंगे। पास में कर ही, लेंगे। पास में ही है। जी भैया पास में ही है। ऐसे आपको बता दूं, अहमदाबाद से मेरे पास कॉल आया था, प्रियंका दीदी के फीडबैक के बाद उनका फोन आया था। उनको एक्सीडेंट हो गया था कुछ, तो उसके बाद उनकी कोहनी जो है वो मुड़ नहीं रही थी। डॉक्टरों ने दोबारा ऑपरेशन के लिए बोला था। और बाद में उन्होंने बोला कि ये अब नहीं मुड़, अब ऐसा सीधा नहीं होगा। मतलब मुड़ गया था तो सीधा नहीं हो रहा था। लेकिन उन्होंने 1 महीने की मसाज से उनकी वो समस्या दूर हो गई थी। एक तो ये है जो इलाज के तौर पे जो सबसे फ्री में है वो। और इसलिए कहना चाहता हूँ, उनको बोलिए कि मैं उनसे विनती कर रहा हूँ। इसलिए क्योंकि अगर आज हम जैसे साथ देंगे तो गरीबों का भला कर सकते हैं। देखिए, आज अगर हमने उससे कोई रिजल्ट ले लिया तो हम उसमें गरीबों का भला कर सकते हैं। तो स्वमूत्र चिकित्सा के ऊपर आप उनको ज्यादा नहीं, उनको बोलिए ज्यादा नहीं, आप सुबह शाम 7 दिन उससे 15-15 मिनट मालिश कर लो। 15-15 मिनट। भैया कंधा भी, हाथ भी कंधे से ऊंचा ऊपर नहीं हो रहा है और कोहनी भी नहीं मुड़ रही है। हाँ, तो ऐसा है, मूत्र को इकट्ठा करके गर्म पानी के बीच में रख के गर्म कर लें। या जब तक धूप निकल, अब तो खैर सर्दी का मौसम आएगा, अब धूप में गर्म होने से रहा। तो मूत्र को इकट्ठा करके गर्म पानी, जो नहाने वाला पानी गर्म करते हैं, उस पानी के बीच में रख दीजिए, तो थोड़ा सा गुनगुना हो जाएगा। उसको लेके आराम से पूरा खूब अच्छे से हाथ से मालिश कर लें। मतलब 5-10 मिनट 15 मिनट तक सुबह शाम मालिश कर दें। मुझे लगता है 7वें दिन ही इनको परिणाम मिल जाएगा। कर लेंगे। जी भैया कह रहे हैं कि कर लेंगे। कर लेंगे तो आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। ठीक है। जी भैया, धन्यवाद भैया। जी। नीतू, नीतू महेश्वरी दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए।
भैया इनको उस दिन मैं आपको बताई थी ना, पीछे पीठ में दर्द है, इसका पीठ में तो आराम है लेकिन गर्दन में बहुत तेज दर्द है भैया, वही 100 ही दे दो क्या भैया? हाँ जी, हाँ जी, वही दे दो। और इनको कुछ दिन तक नियमित रूप से दे दो। इनको आए दिन दर्द हो रहा जी है, भैया। नियमित रूप से दे दो। हाँ, और इस सर्दी में लहसुन का दूध बना के पिलाओ, लहसुन का दूध। लहसुन का दूध। हाँ। ठीक है भैया। और अच्छा तो ये रहेगा, मैं आपको और तरीका बताता हूँ। आप लहसुन को ना दो तीन कली को दो तीन कली लहसुन की लेके बारीक टुकड़े कर लो, और 2 चम्मच घी में रोस्ट कीजिए। भून लो। हाँ, भून अच्छा। के उसमें फिर 1 कप दूध डाल के उबाल के फिर पिलाइए। तो इनको जो एक कब्ज की जो समस्या है ना, उसमें भी राहत मिलेगा घी के कारण। लहसुन भैया इनको तो लहसुन एकदम पसंद ही नहीं है, इनको नहीं महक ही पसंद है पसंद तो नहीं है नहीं भैया। पसंद है तो सौंठ दे दो, सौंठ। सौंठ। हाँ। सौंठ ही दे दो। ठीक ठीक। ठीक है भैया। ठीक है। राजकुमार जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। राजकुमार जी। वंदे मातरम गोविंद भाई। वंदे मातरम जी। सर मेरे को लिखने में प्रॉब्लम है, मेरी एज 42 है, जी। लिखा नहीं जा रहा मेरे से। नियमित रूप से चूने का सेवन कीजिए, चूना। 1 गेहूं के दाने के बराबर चूना। हम्म। नियमित रूप से 1 गेहूं गेहूं के दाने के बराबर चूना नियमित रूप से पूरे दिन में आपको सेवन करना है, पूरे दिन के अंदर कभी भी, चाहे आप। कभी भी। हाँ। तो गोविंद भाई कैसे सेवन करना है, लस्सी में या पानी में या कैसे? देखिए, ठंड का मौसम है, लस्सी में ना करें, दही में भी ना करें। आप या तो इसको 2 से 3 चम्मच शहद में मिला के चाट जाएं। ठीक है भाई जी। सब। अच्छा ये लगभग आप ये लगा लो, मेरे को 1.5-2 साल से ये प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आप ज्यादा नहीं, 15 से 20 दिन कीजिए। और नियमित रूप से अरंड तेल से अपनी हथेलियों की खूब, अंगुलियों की खूब मसाज कीजिए। अरंड तेल से। आपको अच्छा गोविंद भाई, लिखते वक्त कांपता होगा ना, हाथ हिलता होगा, उंगलियां। हाथ कांपता नहीं है गोविंद भाई, वो पकड़ नहीं हो, क्रिप नहीं बन पाती उसकी। अच्छा। पेन पे, हाँ तो जैसे हाथ पेन पे रखते हैं ना आप, की, एक हाथ की। एक ही हाथ की जो राइट हैंड से लिखता हूँ गोविंद भाई मैं। ठीक है, नहीं लेफ्ट हैंड से पकड़ने की कोशिश देखिए, लेफ्ट हैंड से ग्रिप बन रही है अभी आपकी। हाँ लेफ्ट हैंड से बिल्कुल बन रही है। आप पेन, एक तो दूसरा पेन इस्तेमाल कीजिए जो गोल और चिकना हो, उसका इस्तेमाल ना करें। जो रिनॉल्ड्स टाइप के आते थे ना, षटकोण टाइप के, उन पेनों का थोड़ा सा इस्तेमाल कीजिए। तो थोड़ी तो हाँ गोविंद भाई। इससे भी फर्क पड़ेगा। बाकी आप नियमित रूप से चूना लें, अरंड तेल से मालिश करें। ठीक गोविंद गोविंद भाई, एक और बात पूछनी थी, मैडम को ना 3 दिन से उसको बहुत सर दर्द रहता है, और 3 दिन से तो अब कंटिन्यू है। अभी घर में लहसुन है, हाँ लहसुन है। 1 कली लहसुन की लीजिए। और हींग हाँ है तो 1 चुटकी हींग लीजिए। ठीक है, और 2 चम्मच पानी के अंदर उसको कूट दीजिए, अच्छे से मसल दीजिए। ठीक है। और ठीक गोविंद, ठीक है। उस पानी की 5-5 बूंद दोनों नाक में टपका दीजिए, रुई मतलब उस पानी के अंदर रुई भिगो लीजिए, और उस रुई से 5-5 बूंद दोनों नाक में निचोड़ दीजिए। ठीक है गोविंद भाई। ठीक है। ठीक है गोविंद भाई। धन्यवाद। वंदे मातरम। पूजा राठी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ, जय श्री कृष्णा। गोविंद भैया, हाँ जी। गोविंद भैया, मैं एक टाइम के वो जुकाम के लिए फीडबैक देने वाली थी कि ये नाक में मेरे एकदम जुकाम बहुत ज्यादा हो गया था, नाक पूरा बंद हो गया था, सांस भी नहीं ले पा रही थी। तब मैंने रात को तवे के ऊपर आधा चम्मच अजवाइन और 2 लौंग डालकर उसको सेक के और मुलमुल के पतले कपड़े में मैंने बांध के उसको सूंघ के रात को सो गई थी ओढ़कर। तो इससे मेरा नाक पूरा खुल गया था। किसी को भी अचानक प्रॉब्लम हो ना रात को तो वो कर सकता है। जी। अभी हमने एक दिन जुकाम के ऊपर नकल मारी थी, स्वाध्याय किया था, तो वहां पे ये जरूर था कि सूंघने से भी हमारी जो नजले जुकाम की समस्या है वो दूर होती है। नस्य नस्य क्रिया जिसे कहते हैं। उससे बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक मैं ना क्या पूछना चाहती थी कि चिकनगुनिया होने पे जो जॉइंट दर्द करते हैं तो इसके लिए क्या इलाज करें? उसके लिए तुलसी, सौंठ, नीम और गिलोय का काढ़ा बना के पीना है। अगर काढ़े में पीना है तो तुलसी, सौंठ, नीम, गिलोय, इनका काढ़ा पीना है। तुलसी सोच। होम्योपैथी में पोटोरियम पर्क, ब्रोनिया,
रेस्टक्स, ओसिमम सेंटम, 4 दवाइयों का सेवन करना है। अच्छा ठीक है। ठीक है। आप ग्रुप में जाके छानिएगा तो भी पीछे एक बहुत अच्छा फीडबैक के रूप में उन दवाओं के नाम भी लिख के भेजा हुआ है। ठीक है, आप उनको ठीक है भैया। विष्णु राजवार जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे भारत वंश प्रणाम भैया। हाँ जी। हाँ, बोल रहे थे भैया कि जो आंटी जो दिए हुए थे बलबरीज और बलगरीज, उनका रिपोर्ट जो है आया हुआ है, वो दिए हुए हैं। तो उसमें देख रहे हैं कि उनका जो है 0.3 बढ़ गया है वो, अच्छा, किस जगह की पथरी थी? गोल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर की। तो उसमें होम्योपैथी की सारी दवाइयां ले रहे थे या कुछ दवाइयां? नहीं, सिर्फ बलगरीज और ये बलबरीज और बलगरीज, बस ये एक ही होगा दवाई। ठीक है, मैं आपको बाकी दवाइयां बता रहा हूँ, बाकी दवाइयां भी लाइए। गॉल ब्लैडर में आप काफी सारी दवाओं के मिश्रण का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, आप जी। सब कर दीजिएगा, भेज दूंगा। जी भैया। जी। रूपाली गायकवाड़ बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। मुझे डिप्रेशन के बारे में बोलना था। जी। वो मेरे साथ ऐसा हुआ था, 2 महीने तक मैं कुछ चीजों को बार बार यही सोचती रहती थी, और मेरी स्थिति ऐसी थी। तो मुझे प्यास भी लग जाए तो मैं पानी भी नहीं पीती थी, 1-1 घंटा ऐसे ही बैठ कर रहती थी। उसके बाद मैंने मोटिवेशन के वीडियो सुनने, खुद को उसमें से बाहर निकालने के लिए कोशिश की। अ, तो मैं उसके बाद आपने से मीटिंग में ज्वाइन कर लिया, तो अभी इतनी बिजी हो गई हूँ कि काम में वो बाकी कुछ चीजों को सोचने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। इससे मीटिंग से जुड़ने का मुझे बहुत अच्छा फर्क पड़ा। पर फिर भी कुछ चीजें ऐसे होती है कि मुझे पता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। अगर मेरे ऐसे होता है ना कि हमारे मन के खिलाफ कुछ चीजें होती है, तो ऐसे मेरे साथ होता है। मुझे पता होता है कि ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं सिर्फ मेरे को कंट्रोल कर सकती हूँ। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि चिड़चिड़ापन बहुत होता है और उस वक्त इतना चिड़चिड़ा हो जाता है ना मेरा स्वभाव कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता, हो जाता है मेरा गुस्सा निकल जाता है। और मुझे पता होता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, फिर भी मेरे ये होता ही नहीं, काबू में होता नहीं, गुस्सा निकल जाता है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? जो भी आप कर रही हो वही करो, और एक छोटा सा एक काम करो, एक कलावा बांधो अपने हाथ में। एक कलावा अपने हाथ में बांधो, जब भी गुस्सा आए तो उसमें उंगली फंसा के उसको चारों तरफ घुमाना शुरू कर दो। वो आपका वो संकल्प है जो आपको याद दिलाएगा। ठीक है, ये एक सबसे। कई कई कलावा मतलब कौन सा कलावा बांधू? भी बांध लो, कुछ भी, कुछ भी और हाथों में बांध के रखो। और जब भी आपको गुस्सा आए, कुछ आए, तो उसको आप उसको अपनी उंगली से लेके उसको घुमाना शुरू कर दो। और ये बांधते वक्त इस ध्यान रहे कि हाँ, ये मैंने इस चीज के लिए बांधा था। तो उस चीज को कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो उसके लेके तो आप उसको देख के अपना गुस्से को शांत कर सकते हो। ये बहुत ही सरल तरीका है, सबसे सरल सरल तरीका अपने आप से कंट्रोलिंग का। क्योंकि दूसरा कोई आपको शांत करे उससे पहले आपके किए गए वादे ही आपको शांत करते हैं। हाथ की कौन सी भी उंगली को करना है? ऐसा नहीं कि यही वाली उंगली होनी चाहिए, ऐसा नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं है, मेरे में ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे सारे सरल और वो होते हैं, कुछ नहीं होता अब। ठीक है। जी जी, धन्यवाद भैया जी। रिया बाने। हाँ जी भैया। जी हेलो। जी जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? अभी सर्दी के लिए, छींक के लिए आपने बोला था, तो आर्सेनिक एल्बम की 30 है मेरे पास, और नक्स ओमिका की 30 है मेरे पास। बच्चे को कल छिक्के आ रही थी, और आज छिक्के के साथ में नाक में से पानी गड़ रहा है। तो सिर्फ आर्सेनिक एल्बम दे दो। नक्स सिर्फ भूमिका। इतना ही दे दूं? नक्स भूमिका तब देनी है जब आपको नाक बंद हो। अच्छा। हाँ। ठीक है। नाक खुली आपकी?
नाक खुली है, दो 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 बूंदे दूध 3 टाइम। हाँ जी, हाँ जी। जी भैया, थैंक यू। अनुराधा, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। भैया मुझे कुछ बोलना था। बोलो। हाँ, मुझे है ना कल बहुत दर्द था, बहुत दर्द था। पूरा सर दर्द से लेके पूरे बदन दर्द था, इतना काम था तो पूरा दर्द इतना था 3-4 दिन से। और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो कल मैंने जो आपको बोला ना, पापा के लिए मैंने सब चीजें मंगाई थी। तो उसी को मैंने 1 चम्मच डाल के 1 गिलास पानी में उबाल के काढ़ा बना के पी दोपहर को 4 बजे। तो मुझे 6-7 बजे तक अच्छे से आराम हुआ। फिर रात को 11 बजे वापस एक बार करके मेरे को पूरा दिन आज एकदम से आराम हो गया। 2 ही बार किया था मैंने। हाँ, हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन, अर्जुन छाल की पाउडर, और उसमें दालचीनी की पाउडर, सबको 50-50 ग्राम मात्रा में लेके एक साथ करके उसी में से 1 चम्मच ली थी मैंने। तो उससे आज पूरा दिन थकान नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम बढ़िया हूँ और दर्द बिल्कुल नहीं है। जी, बहुत बहुत दो धन्यवाद। बार करने 2 बार करने से। अमित त्यागी जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। अमित त्यागी। वंदे मातरम भैया जी। मातरम। मुझे फीडबैक देना है भैया जी। जी। तो जैसे शुद्ध सरसों की बात कर रहे थे, तो हम लोग शुद्ध सरसों अपने घर की सरसों का खुद ही तेल निकाल के उसका यूज करते हैं। तो जैसे मेरी गर्दन में, जैसे हम लोग बोझा ढो रहे थे, तो बोझा ढोने के समय मेरी गर्दन के नस चला गया था। तो मैंने उसी के तेल की मालिश करवाई थी। तो जैसे मैंने पहली बार मालिश करवाई तो थोड़ा सा 80% के समथिंग, 70% के समथिंग मुझे रिलैक्स मिला। और फिर मैंने दोबारा सुबह जैसे नहाने के बाद उसमें फिर से मालिश की, तो आज मेरा बिल्कुल सही है। मैंने कल प्रॉब्लम हुई थी ये, आज बिल्कुल सही है, 100%। तो एक ये फीडबैक है। दूसरा फीडबैक ये है कि माता जी को जुकाम खांसी हुई थी, तो जैसे आपसे पूछा था तो आपने बताया था कि हल्दी और जो जो घर में मतलब हो आपके पास, कारण जो लौंग है और त्रिफला है और सौंठ है, तो सौंठ थी नहीं हमारे पास, तो 3-4 चीजें थी, वो हमने दूध में मिला के एक कप में और उबाल के उनको दिया। देने के तुरंत जैसे शाम को दिया था, फिर सुबह दिया था, तो उनको सब लगभग 60% 70% रिलैक्स है। अब फिर दिया है तो फिर सुबह फिर बताते हैं कितना रिलैक्स मिलेगा। धन्यवाद भैया जी। वंदे मातरम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेखा मधुला दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। भैया दीदी नेटवर्क सही आएगा तभी मैं बात सुन पाऊंगा। आपकी यहाँ से आवाज कट कट के आ रही है, दोबारा ट्राई कीजिएगा। और दोबारा नेटवर्क हुआ तो, क्योंकि समय की महत्व को समझ। भैया अभी सुनाई दे रहा है? हाँ जी। हाँ भैया, मेरे मम्मी को ना पैरों के नीचे वो मतलब नीडल चुभ रहा है जैसा वो, और जलन है और दर्द है, खींचा हुआ दर्द है, वो सुई चुभ रहा है जैसा है भैया उनको, पैड के जेल से पैरों के मसाज, तलवे। पैड का जेल बना के उससे मसाज कर दीजिए। अगर पैड का जेल नहीं है तो कच्चा आलू पीस के उससे मसाज करवा दीजिए। अच्छा भैया, अच्छा भैया, ठीक है। थैंक यू भैया, धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। रविंदर जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। रविंदर। वंदे मातरम गोविंद भैया जी। धन्यवाद। मैंने वो पापा के बारे में पूछना था। पापा के एलर्जी हो रही है हाथ हाथ में, उंगलियों के बीच में, और हथेली पे भी है, कुछ खाल उतरती है और फदफदाशी जाती है। अगर शुद्ध सरसों का तेल है तो शुद्ध सरसों का तेल लगाइए। मेहंदी, हरे मेहंदी के अच्छा। पत्ते हैं तो हरे मेहंदी के पत्ते पीस के लगाइए। नहीं तो अरंड के हाँ तेल जी। में हल्दी मिला के लगाइए। अरंड के तेल में क्या मिला के? हल्दी। हल्दी। अरंड के तेल में हल्दी मिला के लगाइए। शुद्ध सरसों का तेल है तो शुद्ध सरसों का तेल लगाइए। और नहीं तो मेहंदी, मेहंदी मिल जाए तो मेहंदी के पत्ते लगाइए, मेहंदी के पत्ते पीस के। अच्छा जी। कल्याणी बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ नमस्कार भैया, वंदे मातरम। जी। हाँ जी, सभी बहनों को वंदे मातरम। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि पथरी के रोग में ये जेल के साथ क्या ले सकते हैं?
पथरी के मतलब पथरी के भैया जेल ऐसा है, काम आता है कि? बस साफ सी बात, सबसे पहले तो दिमाग खोल के बात किया करो, ठीक है। खड़ा पारा टाइट होने का समय आ गया है, ठीक है। पथरी, जब भी ये बात आए तो पथरी दो जगह होती है, किडनी में तीन जगह होती है, किडनी में, मूत्राशय में और गॉल ब्लैडर में। इसका जिक्र जरूर कर हम्म, दिया करना, ठीक है। हाँ जी। अब बताओ। अब पित्ताशय में है तो? पित्ताशय की पथरी तो भैया आज के समय में अभी जो हालात हमारे हैं, उन हालातों में तो बहुत सारे आयुर्वेदिक और दूसरे इलाज भी जाके सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। तो मैं अभी इसके बारे में नहीं कह सकता कि ये कितना काम करेगा और किस पे काम करेगा। हाँ, ऐसे इसको लेने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अब सर्दियों के मौसम में जेल को पीने के पहले सोचना है, समझना है, क्योंकि ये जेल की तासीर ठंडी होती है। ये ध्यान हाँ रखिए, भाई। कल भी चर्चा हुई थी, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अच्छा, और एक एक ये पूछना था कि वो जो मारा साहब है जिसको ब्रेन ट्यूमर था, मैंने आपको बोला था, जिसका हमने ट्रीटमेंट किया था, उनको भी मैंने आज सिर पे लगाया ना ये जेल, तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो कुछ ऐड नहीं किया था उसमें, अकेला जेल ही लगाया था। तो उसके साथ कुछ ऐड करके मतलब उनको लगा सकते हैं सिर पे जहाँ पर ट्यूमर है, जहाँ पर सूजन भी है थोड़ा सा? देखो जी, ऐसा है, जहाँ पे ट्यूमर होती है, गांठ होती है, वहां पे हम जो हम जब सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं अरंड का तेल। तो अरंड के तेल को हाँ। लेके लगा सकते हो। अरंड के साथ, अरंड के तेल में आप एक पैड का जेल निकालो, मतलब पैड को फाड़ो, हम्म, और उसके अंदर की जहाँ पे हाँ। जेल है, उसको पहले हाथों से मसल के उसका पाउडर निकाल लो। जितना पाउडर है, हाँ। उतने पाउडर को आप अरंड के तेल में मिलाओ, पानी मत डालो। अरंड के तेल में उसको, जेल को फूलने के लिए छोड़ो। तो मेरे हिसाब से इसका जो अच्छा। वो जो होगा, पावर जो होगा वो अलग होगा, क्योंकि पानी की वजह से उसमें ठंडक रहेगी। अरंड के तेल की वजह से वो थोड़ा सा अरंड के तेल का बना हुआ जेल हो जाएगा। हम्म। तो मैं अपनी सद्बुद्धि लगा के बोल रहा हूँ कि आप इसके हम्म। या तो आप यूँ समझ लो, पैड के ऊपर अरंड का तेल डाल के गीला करो, ठीक है। दस हम्म। 12 15 20 हाँ। चम्मच 20 चम्मच 50 ml 100 ml अरंड का तेल डालो। फिर उसके बाद पैड को गीला करो। फिर उसके बाद से जो जेल तैयार होता है, उस जेल का प्रयोग करवाओ। अच्छा। बिल्कुल। हम्म। ठीक है। बिल्कुल सही। सिमरन हनुमानगढ़, आप अपने माइक को अनम्यूट करो। जी भैया, नमस्कार भैया। नमस्ते। भैया मैं ये पूछ रही थी, एक लेडीज को ना पैरों में सुन रहती है, तो उसको क्या बताएं? उम्र भी बताओगे? उम्र 70 साल है, माई है बुढ़ी, उनको 70 65 साल। तो दूध में लहसुन उबाल के पिलाइए। दूध में लहसुन, अच्छा। 2 कली लहसुन और 2 3 चुटकी सौंठ। इसको लहसुन के छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर लें। 2 3 चुटकी सौंठ लें, 1 चम्मच घी में डाल के उबालें, हाँ जी। और दूध डाल के उबाल के पिलाएं। या फिर इनका काढ़ा बनाएं, सौंठ और लहसुन का, बहुत बढ़िया। उसको छान के फिर उस काढ़े में अरंड का तेल मिला के पिलाएं। अच्छा, और अंड का तेल की मालिश? हाँ जी, बोलिए। माइक को अनम्यूट कीजिए, बोलिए। भैया, क्या अरंड के तेल का मालिश कर सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, मालिश कर सकते हैं, लेकिन लहसुन के तेल की मालिश करें तो ज्यादा बढ़िया। मतलब अरंड के तेल में लहसुन को सिद्ध कर लीजिए, या सरसों के तेल या तिल के तेल में लहसुन और तिल का तेल, मतलब लहसुन का तेल काफी अच्छा होता है सुनपन के लिए। सही है, ठीक है भैया, थैंक। मंजू शर्मा, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी मैं पूछ रही थी वो सर्वाइकल के दर्द के लिए। सर्वाइकल के दर्द के लिए मैं एक बार नहीं, कई बार बोला हूँ कि आप लोग मेथी की चादर बना के उस पे सोइए। अच्छा। हाँ। अभी तक और भैया। अभी तक ये हाँ। कोई सो के बताया नहीं। हम्म। अच्छा। दो चार 2 4 5 किलो मेथी का चादर बना ही लो ना, क्या हो गया, बिछावन बना लो मेथी की चादर का। अच्छा। और भैया जी है ना, एक ये सफेद दाग है मेरी ननन के,
उसने माफ कीजिए, सफेद दाग का परमानेंट इलाज हमारे पास नहीं है। ठीक है, प्रयास के रूप में जो जो होगा वो आप व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, वहां डाल दूंगा। ठीक है, जो चीजें कहना है साफ पता चला जी, हम भी आपका भी समय खराब करें, अपना भी समय खराब करें। शुरुआती अगर सफेद का दाग हो रहा होता है उस वक्त अगर सही तरीके से इलाज करा लें तो काफी हद तक सुधारा जा सकता है। और जो मैंने अपने जीवन में देखा है, मेरे को सबसे बड़ी बात तो वो लगती है कि एक अरबपति गुड़गामा का, वो सफेद दाग से पीड़ित है, जब वो नहीं ठीक हुआ तो बाकियों का क्या कहूँ। उसके लिए क्या दवाइयां बंद थी? जबकि उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कोई वैद्य कोई कुछ नहीं छोड़ा। और मैंने भी जीवन में बहुत ज्यादा लोगों को करीबी जाके देखा है, पूछा है सफेद दाग वालों से, तो वहां पे भी यही परिणाम रहे हैं कि जिनको सफेद दाग होता है ये। और एक हमारे हैं राजेश जी, गुरु परंपरा से बने हुए, उन्होंने एक बार शिव पुराण या पता नहीं किसी का वो दिया था, संक्षेप दिया था कि कर्मों का फल है, यहीं पे भोगना पड़ेगा। बाकी उनमें कुछ अपने कर्मों को सुधार के ये क्या है, रितु मोदी कहीं यूपी के एमपी से थी, उनको सफेद दाग 2017 में हमारे संपर्क में आई थी। अभी पीछे कुछ महीने पास पहले बात हुई थी तो उनके कुछ कम हुए, तो उन्होंने अपने आप को बदला, अपने विचारों को बदला, अपनी सात्विकता को लेके आए, तो उनमें उनको शायद उस वजह से परिणाम आए। और कुछ जगहों पे 1-2% पे हमें नजर आई है, तो शायद वो तब हुआ होगा क्योंकि वो शुरुआती अवस्था की थी इसलिए, या फिर उनको वाकई किसी चीज से डिफिशियंसी की वजह से हुई थी इसलिए। लेकिन जो कभी कभी कुष्ठ रोग जो होता है हमें पढ़ने को आता है, जो जो चीज हमें मानते हैं, इस मामले में मैं यही कहूंगा कि जिनको भी सफेद दाग है, मेरे से अगर कोई पूछे तो मैं कहूंगा जी सफेद दाग है तो इलाज तो ढूंढना बंद ही कर दो, पैसे बर्बाद करना बंद कर दो, और अपनी सात्विकता की ओर लौटो, परहेज की तरफ रखो, थोड़े बहुत जो सरल उपचार हैं उनको नियमित रूप से सेवन करें। हमारा जो मतलब जो 99% तो मैंने देखे, अभी जैसे कई लोग है, लेकिन मैंने जो देखा है यही कि जिनको हो गया है, बढ़ा हुआ तो रुक तो गया है, मतलब कईयों को आगे नहीं बढ़ा वो अलग बात है। कुछ जगहों पे क्योंकि मैंने यहाँ पे जो मैं ये बस कुछ चीजों में हार जैसी महसूस होती है, तो वाकई इसका रिजल्ट परिणाम मैंने नहीं देखे हैं कि कोई ये कहे। और अगर 100 हजारों में कोई एक सही हो गया है तो उसका तो जरूर किसी न किसी खान पान की वजह से हुआ होगा तो। लेकिन जो कुछ कर्मों का होता है, जो कुछ चीजें होती है, उसको तो भगवान भी नहीं बदलता। एनीवे, मैं इस बात को यहीं पे टॉपिक खत्म करता हूँ। आगे एक अनुराधा, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। जी भैया, वंदे मातरम। नमस्ते भैया। नमस्ते। अम, भैया, जो मेरे बेटी का जो होम्योपैथिक दवाई चल रहा था, वो हम्म, तो मेरे से कुछ कुछ लेना ही नहीं चाहता। वो मानसिक स्थिति कभी मुझे लगता है वो ठीक है, कभी मुझे लगता है नहीं, कुछ कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन वो मेरे से तो विश्वास नहीं करते, मेरे या मेरे परिवार को भी कोई कुछ विश्वास नहीं वो करता है। तो कैसे इसे समझाऊं? मैंने मैंने आपसे एक बार बात की थी, आपने बोला कि नहीं, वो तेरे से भी ज्यादा चालाक है। लेकिन घर वाले सब पूरा व्यस्त हैं कि उसका जो स्वभाव बदला नहीं, वो अभी भी मुझे लग रहा है इसका कारण है उसका उच्च अभिलाषा, जो मैं दे नहीं सकती। तो इसका इलाज में मैं क्या करूं? या आपसे आपसे विनती है कि आप कैसे समझा कर उसे ग्रुप में बिठा सकते हैं, तो ऐसा है, कैसे कैसे जब मीटिंग होती है तो उसको मीटिंग उसके सामने सुना करो, उसको मत बोलो कि सुनने नहीं, की। उसके बाद नहीं, वो बैठती ही नहीं वो। अगर अगर अरे मैं नहीं बैठती, 2 बार कोशिश। नहीं उसको बैठाओ मत ना उसके सामने। अरे भाई, आपका नहीं, मोबाइल चल रहा है, वो अपने थोड़ा बहुत तो आवाज आएगा ही आएगा, सुनेगा, कान में जाएगा। बाकी जो चीजें हैं, नहीं, वो सुनना ही नहीं चाहता। वो सुनना भी, अगर मैं मुंह कुछ लगाऊं अच्छा। तुम सुनना चाह रही हो? हैं? तुम सुनना चाह रही हो? इस दुनिया में कोई सुनने को किसी को तैयार ही नहीं है। माइक अनम्यूट करो। जी भैया। यहाँ कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, अभी हमने आज जी। आज के सेशन में इसी डिप्रेशन के ऊपर ही बात करी थी कि डिप्रेशन, ये सारी चीजों का जो सबसे सरल इलाज है
वो इलाज है संगत। और संगत धीरे धीरे आएगी, धार्मिकता की संगत, अच्छे विचारों की संगत, अच्छे दोस्तों की संगत। अब आप जिनके घरों में भी ऐसी कोई समस्या हो, तो एक्चुअली क्या, पागल पागल नहीं होता, पागल को पागल कहने वाले पागल होते हैं। भाई वो अपनी बुद्धि के हिसाब से तो सही है ना। आप मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं यहाँ पे टॉपिक, मेरा कोई समय अंत हो रहा है, आपके इस बात का ना कल परिचर्चा कर लूंगा समय से पहले। लेकिन ऐसे मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, हम अपनी नजरिए से सामने वाले को देखना चाहते हैं, उसके जैसा करवाना चाहते हैं कि हमारे जैसा करे, हमारे जैसा सोचे। भाई सब, सारी दुनिया एक समान नहीं है। सामने वाले की स्थिति, मानसिक परिस्थितियों को देखते हुए अगर हम उसके साथ चले रहें, तो उसमें बदलाव आ सकता है। आप हर वक्त हर चीज में उसको टोका टाकी करोगी, वो आपके हाथ से निकलता चला जाएगा। जी नहीं भैया, और अगली बार मैं आपसे फोन करके ही बात करने, वो क्या क्या चाहती है, वो क्या करें, वो उससे आप बता सकते हैं वो सही है या गलत, तो मैं मेरे को समझ जाऊंगी। मेरे को भी क्यों बताएगी, एक ही बताओ ना। मेरे नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगी वो किस किस चीज पर वो रिएक्शन लेता है, वो ठीक ही बताऊंगी मैं। ठीक है। उमेश दास जी, आप अपनी माइक को अनम्यूट कीजिए। भैया जी। हाँ जी भैया। भैया जी, माता राम का तो आपने जो बताया था सारा फीडबैक सही है, इलाज भी सही चल रहा है। और फिर ससुराल में एक माता राम को थायराइड है, तो उनको हमने धनिया का वो बताया था चटनी, वो कितने बार लेना है वो बता दीजिए, और मेथी दाना बता रहे हैं। सुबह आगे खाली आप कुछ जोड़ना चाहते हैं तो बता सुबह दीजिए। खाली पेट लेना है धनिया, लेकिन उबाल के लेना है, ध्यान रहे। धनिए का सेवन कभी हरी चटनी भैया। धनिए का सेवन कभी भी थायराइड के लिए ऐसे नहीं लेना है, उबाल के लेना है। कान खोल के सुन लीजिए। कभी भी थायराइड के लिए धनिए का प्रयोग करें तो उबाल के लें। और खास करके सर्दी के मौसम में तो भूल के भी, मतलब ऐसी पानी के साथ मत घोल के पी जाइएगा। और जब भी कभी किसी थायराइड और बीमारी का नाम हो, मुझे कष्टों की, तकलीफों की जानकारी चाहिए। उम्र और वजन और कष्ट, सिर्फ बीमारी के नाम से मैं किसी को कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, बाकी कल बात करेंगे। कल्याणी बहन, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया, सॉरी, एक प्रश्न था कि किसी को पुरानी जलन हुए और जलन के अभी दाग है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? जलन है या जले का दाग है? बातें तो सही से सॉरी, करो जले यार। का दाग, सॉरी, जले का दाग है, जलन अभी नहीं है, सॉरी। सुबह की बासी लार लगाने के लिए बोलिए उनको नियमित रूप से। और चूने के पानी हम्म। को अलसी के तेल में या नारियल के तेल में या सरसों के तेल में खूब मथ के रखिए। चूने का पानी और तेल, कोई भी तेल, अलसी का हम्म। तेल, जैतून का तेल, नारियल का तेल, तिल का तेल, सरसों का तेल, इसमें मथ के रखिए। हम्म। और उससे मसाज करने के लिए बोलिए। सुबह की बासी लार लगाएं। नारियल तेल में रतन जोत मिला के गर्म करके रखें, उससे मसाज करें। इन सभी से गले का दाग मिटता है। इस अच्छा, दाग ये में तेल और चूल्हा, चूल्हे का पानी कितना लेने का? कान खोल के नहीं रखी थी क्या? बराबर नहीं बोला? भैया, वो भैया समझा तेल। करो, समझा करो, मुझे भी और कुछ आगे करना होता है। ठीक है। चूने का पानी और कोई भी तेल बराबर मात्रा में मिला के खूब अच्छे से मथ लीजिए और उसको रख लीजिए। हाँ एक जी। बार नहीं, कई बार बताया गया इस बात को कि हर घर में ये बना के रख लीजिए। जले में काम आता है। जलने के वक्त उसी वक्त लगा दो तो फफोले नहीं होते। हाँ जी भैया, ठीक है। मेरा लुंगी बने बहुत बढ़िया लग जाए। ठीक है भैया, खाली उत्तर रोटी डालो।